इको वाला रह गया। हाँ मतलब कोई यहाँ इसमें है क्या? दिया स्कैन वगैरह वो आपको मिल जाएगा, नोट सेंड कर लीजिए, शायद सर ने भेज दिया ना, वो मिल गया। ठीक है, वहां से पढ़ लीजिएगा। वो एज इट इज है जो मैंने समझाया था ना, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही है। कैटने की थ्योरी और बाकी म्यूटिक थ्योरी सब अच्छे से डिवाइड करके दे रखा है। नहीं तो भिजवा दिया, वो पढ़ लेना, नोट में से पढ़ लेना। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. So we will continue with paper third. आपके घर पे पेपर थर्ड, we will continue with paper third. And offline students in class. कल के जैसे आराम से बैठिए, तो टॉपिक देखो जल्दी भी कवर होता है। उनका एग्जाम भी आ गया है गुरुग्राम वालों का, ठीक है, जो भी है इसमें। यहाँ तो फिर इतनी बातें नहीं, ठीक है, एकदम लगता है बच्चों वाली क्लास है, बातें कम पढ़ाई ज्यादा, ठीक है। अब एंड टाइम आ गया, अब टाइम नहीं है, ठीक है। हाँ मैम, Excuse me, ma'am. क्यों मैंने 3-4 बार पूछा था हिंदी वाले बच्चों बोल यार उसको तो होश ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है फैसिलिटी खत्म हो गया। हाँ ये पॉइंट पे सुना दिया हमें ना। क्यों कैसे मतलब कैसे नहीं पता चला? पेपर 3 स्टार्टिंग में अगर 4 बजे आकर 4:30 ज्वाइन हो गए, 4:40 ज्वाइन हो गए, फिर कैसे नहीं समझ आया? मुझे बताओ फिर कैसे नहीं समझ में आया? मैं नहीं, जब भी मैं नया टॉपिक करा रही थी ना, मैंने 4 बार पूछा हिंदी वाले बच्चों को मिल रहा है, पेज नंबर कंफर्म कराया, 4 बार पूछा भी कि बेटा समझ में आ रहा है, नोट्स के लिए भी। जब बच्चे ने क्यों नहीं बोल पा रहे, जब अपना बोलिए वो अपना बोले। कोई समझ आया था, पेज नंबर ढूंढ के बता रही है। इसी बार मैंने बोला था, उसके बाद बोला था पहले हमारे जैसे हिंदी बैठी रहती ना। नहीं देखो, पेज नंबर वगैरह तो ढूंढना, इतना आप छोटे बच्चे थोड़ी है बच्चा, पेज नंबर तो ढूंढना, टॉपिक ढूंढना। और मैंने पूछा, हर बार मैंने पूछा हिंदी वाले बच्चे, बाकी कंटेंट आपको मिल ही गया था। चोरी का तो वो भी मैंने बोला कि मैं कल आपको लक्ष्मी ग्रुप से भिजवा दूंगी, मैंने आते ही पहले आपको नोट भिजवाए, ठीक है। तो ऐसे बोलोगे आप 2 घंटे की क्लास के बाद भी कुछ भी नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं आ रहा था ना आपको, मुझे वही रोकना था कि मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैं 2 बार रिपीट कर देती हूँ, लेकिन पूरा यूनिट होने के बाद कोई बोले कि ऑनलाइन क्लास में समझ ही नहीं आया, तो ये तो कोई बात होती नहीं है बेटा, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। 4 बार मैंने पूछा है, आपको वही बोला था कि मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए, मुझे नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा 2 बार समझ लेते, 3 बार समझ लेते, ठीक है। तो अभी तो हम सेकंड यूनिट पे ही चलेंगे, ठीक है। यूनिट पेपर थर्ड यूनिट 2, इसमें भी हम ग्लेशियर्स बेसिक टीचिंग मॉडल कर चुके हैं। लास्ट में बात है, ग्लेशियर्स बेसिक टीचिंग मॉडल कर चुके हैं, इसमें 4 मॉडल्स हैं। सेकंड यूनिट की स्टार्टिंग में सिलेबस में आपके 4 टीचिंग मॉडल्स हैं। टीचिंग थ्योरीज पढ़ के कल हमने, नहीं उसमें भी मिल जाएगा, देखो मैम 73 पे 73 पे वही है ना फॉर्मल, ठीक है। ग्लेशियर्स बेसिक टीचिंग मॉडल क्योंकि वो आसान था, वो हमने किया था, आपको भी बताएगा क्या होता है ग्लेशियर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। मैम वो जैसे कि कोई भी नमूना दे दिया आपने, जैसे कि किसी भी चीज को सैंपल टाइप का। नहीं, ग्लेशियर्स बेसिक टीचिंग मॉडल में तो पूरा पढ़ाने का प्रोसीजर था। पढ़ाने के पहले आप क्या करते हो, क्लासरूम में क्या करते हो, बाद में वो पेजेस ऑफ टीचिंग जैसा सेम तो था। ग्लेशियर्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव सेट
करना, ठीक है। अपने लर्नर का प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना। नहीं काली तो पढ़ाया है आपको कैसे लास्ट में तो पहले टीचिंग थ्योरी के दो वाले मॉड्यूल समझ में आए, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्टिव था और नॉर्मेटिव था, वो वाला वो जो थ्योरीज में था। मैम आप एक बार क्वेश्चन पढ़ा रहे थे ना कल, बेसिक ट्रेनिंग मॉडल। बेसिक ट्रेनिंग मॉडल, हाँ ग्लेशियर का। ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल नहीं वो 73 पे तो गई था कल, पेज नंबर 73 आया था। मैंने पहली बार तो एक क्वेश्चन पढ़ के आया था। इसको गेट को बंद कर दो, इसे चलो ना, वो कूलिंग नहीं हो रही है। नहीं आपको कौन सी नहीं थी समझ में, बताओ फिर मैं जल्दी से रिपीट करूं। वो ये पूछ रही है नॉर्मेटिव, है ना? नॉर्मेटिव तो आसान है, उसमें तो सारी जनरल थ्योरीज है। सेकंड वाला किसका डिस्क्रिप्टिव का सेकंड? एटकिंसन कह रहे हो ना, एक तो गैगने है, एटकिंसन है। गैगने का नहीं समझ में आया? मैम दोनों ही समझ ये लो पूछो। गैगने ने तो 8 काइंड्स ऑफ लर्निंग बताई थी, मैंने बताया आपको। देखो इधर इधर इनको नहीं समझ में आया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप देख लो। डेस्क्रिप्टिव थ्योरी जो सेकंड थ्योरी थी ना, डेस्क्रिप्टिव। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम रिवाइजिंग द टॉपिक डेस्क्रिप्टिव थ्योरी। Okay, If ma'am. somebody is not getting, listen carefully. डेस्क्रिप्टिव थ्योरी जो कल कराई थी, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी में रिवाइज करा रही हूँ। कल कराया था मैंने। डेस्क्रिप्टिव के अंदर ही गैगने आता है, आपकी बुक में नहीं था तो अभी भी जो है उसमें है, उसमें से पढ़ना। आप देखो डेस्क्रिप्टिव थ्योरी। इसमें पहले गैगने है, फिर एटकिंसन है, इसमें 4 थ्योरीज है, फिर ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है। 3 थ्योरीज है इसके अंदर। गैगने है, एटकिंसन है। मैं हमारी में 2 ही है। मैम हिंदी में कहाँ पर है ये? मैम हिंदी की बुक में। नोट में जो आज भिजवाए मैंने लक्ष्मी से, उसमें देखो। हाँ आज वाला है आज। हाँ तो वो तो देखो अलग बात है, तो भेज दिया, सबको मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। और ब्रूनर है, ठीक है। गैगने, एटकिंसन, ब्रूनर, इसमें 3 आते हैं डेस्क्रिप्टिव में। गैगने ने 8 काइंड्स ऑफ लर्निंग बताई, जिसमें सिग्नल लर्निंग जो मैंने बोला था, पैवलोव वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो सिग्नल लर्निंग कहलाता है। फिर स्टिमुलस रेस्पॉन्स, उसमें ही हमने किया था स्टिमुलस रेस्पॉन्स, पैवलोव वाले एक्सपेरिमेंट में किया था कि कोई स्टिमुलस होता है तो उसमें सामने वाला रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। टीचर जैसा स्टिमुलस प्रेजेंट करेगा, लर्नर वैसे रेस्पॉन्ड करेगा। चेनिंग हमने क्या बोला था, जोड़ना, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करना, ठीक है। फिर हमने वर्बल एसोसिएशन बोला था कि कोई भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड एक वर्ड मैं बोल रही हूँ तो अदर वर्ड बच्चा बोलता है, तो उसे नॉलेज उसकी डेप्थ चेक करते पता लगता है कि ना उसको टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। उसके बाद था आपका मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोला था हमने मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, किसको याद है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीबॉडी? मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाना, ठीक है, डिफरेंशिएट कर पाना, उसको बोलते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्सेप्ट लर्निंग, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट सीखना। रूल लर्निंग, हमने बोला था मैथ्स में जैसे फॉर्मूले हैं, रूल बताते हैं ना, ये स्टेप पहले होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, उसको बोलते हैं रूल। तो किसी भी चीज का रूल सीखना कि उसको करते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अपनी नॉलेज लगा के आप उसको सॉल्व कर सको, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और 5 उन्होंने लर्निंग आउटकम की बात की थी। देखो नोट्स में भेज दिए, मिल जाएगा, सुन तो लो, समझ लो पहले, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ उन्होंने लर्निंग आउटकम की बात करती थी, जिसमें वर्बल इंफॉर्मेशन थी, ठीक, वर्बली बोल के टीचर इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होती है बच्चों की टीचिंग के बाद, ठीक है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, कॉग्निटिव होता है ब्रेन से रिलेटेड, ठीक, कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
मोटर स्किल्स, कोई भी काम आप सीख रहे हो, ठीक है, तो उससे आपकी मोटर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, आप कोई गेम खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, मोटर स्किल डेवलपमेंट, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, तो मोटर स्किल डेवलपमेंट। एंड एटीट्यूड में चेंज आता है, ऑब्वियसली लर्निंग से एटीट्यूड में चेंज आता है, ठीक है। एक लर्न पर्सन होगा, ठीक है, जो पढ़ा लिखा होगा, और एक ऐसे पर्सन होगा उसके एटीट्यूड में, पर्सनालिटी में, हर चीज में आपको फर्क दिखाई देता है, ठीक है, तो लर्निंग आउटकम में एटीट्यूड भी आता है। उसके बाद इन्होंने बोला था कुछ लर्निंग इवेंट्स होते हैं, उस टाइम पे बच्चे के मन में क्या चल रहा होता है या कैसे चल रहा होता है, इसको उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। लर्निंग इवेंट है, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शनल इवेंट, इंस्ट्रक्शन में क्या चल रहा है, ठीक है, और इवेंट क्या हो रहा है ये बताया था। तो इसमें था रिसेप्शन, रिसेप्शन मतलब कोई भी नॉलेज रिसीव करना, ठीक है, तो वो कब होगा जब स्टूडेंट अटेंशन देगा, गेनिंग अटेंशन, ठीक है, तब रिसीविंग होगी, तब रिसेप्शन होगा, ठीक है। ये बोला है कि क्या काम हो रहा है और उसके लिए लर्नर के अंदर क्या चल रहा है, तो क्या करना चाहिए उसको, वो उसको रिलेट किया गया, ठीक है। जैसे सेकंड हमें बोला है एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी कैसे पता चलेगी, जैसे मैंने बोला क्लास में जाने से पहले कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे मैंने बोला था कल आपको आज मैंने टीचिंग थ्योरी पढ़ाई, तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्लास शुरू करने के पहले स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन टीचिंग थ्योरीज, ठीक है, स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल टाइप्स ऑफ थ्योरीज, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन होती है। तो एक्सपेक्टेंसी कैसे पता चलेगा, जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, ऑब्जेक्टिव पहले से सेट करोगे तो आपको पता चलेगा एक्सपेक्टेंसी कितनी है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लर्नर से, ठीक है। उसके बाद आता है रिट्राइवल, रिट्राइवल आपको अपने लर्नर को रिट्राइव कराना है, नॉलेज को, पुरानी जो चीजें पढ़ी है ना वो याद करवाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोई क्वेश्चन पूछोगे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, वो रिकॉल करेगा, याद करेगा, ठीक है, तो रिट्राइव होगी, उसकी नॉलेज रिट्राइव होगी। अब आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। इवेंट और जो एक्टिविटी है ना उसको लिंक किया गया है। उसके बाद सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब होता है अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग रेस्पॉन्स होता है। ऐसा तो नहीं होता कि हर क्वेश्चन का आंसर सेम ही हो, नहीं होता ना, हर क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा। तो सिलेक्टिव बच्चे को कैसे सिखाएंगे, आप अलग अलग टाइप से पूछोगे क्वेश्चन को, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछोगे तो सीखेगा कि अच्छा दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। a माइनस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर अलग अलग चीजें होती है। a माइनस बी होल स्क्वायर बोले तो a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, जब ऊपर 2 नहीं लग रहा है तो एक बार आता है, ठीक है ना। तो अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग रेस्पॉन्स होता है। तो सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव वो समझेगी कि इसमें क्या उसको सिलेक्ट करना है। तो प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, टीचर उस हिसाब से स्टिमुलस को प्रेजेंट करेगा, तो सिलेक्शन करना सीखेगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए था, ठीक है। रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्डिंग के लिए बच्चा रेस्पॉन्ड रीइंफोर्स कैसे करोगे, आप अपने लर्नर को फीडबैक प्रोवाइड करोगे। जैसे मैंने बोला था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। जब बच्चा अच्छा करे तो उसको एप्रिशिएट करना है, गलत करे तो उसको वहीं पे रोकना है, ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फिर रिट्राइवल आ गया, रिट्राइवल और कैसे पता चलेगा कि बच्चा अपनी नॉलेज रिट्राइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। परफॉर्मेंस का असेसमेंट टेस्ट ले लो, टेस्ट लोगे असेसिंग परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को जब असेसमेंट में आप की तरह लोगे तो आपको पता चलेगा कि जो पढ़ाया है उसको याद है या नहीं, रिट्राइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, पहले की नॉलेज को याद कर पा रहा होगा तो अच्छा कर देगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसमें जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन के लिए क्या करना है, जैसे समझना है उसको, पावर है, जैसे हम सिखा रहे हैं एक्सपोनेंट है, पावर वाले सम रूल है फॉलो करना है, ठीक है। तो जनरलाइज करना कि मतलब पावर लगी होती है उसका मतलब होता है उस नंबर को या उस चीज को जिसपे पावर लगी है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो जनरलाइजेशन किया उसने, अब वो चाहे a स्क्वायर हो, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे मान लो किसी का भी, मान लो p माइनस क्यू है और क्यूब लगा है, तो जनरलाइजेशन क्या होगा कि a पे स्क्वायर लगा है मतलब a को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a माइनस बी पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भले ही 2 लेटर आ गए, माइनस आ गया, लेकिन जनरलाइजेशन क्या होगा कि पावर लगा है मतलब इस पूरे को 2 बार करना है मल्टीप्लाई। p माइनस क्यू पे पावर 3 आई, पावर 3 का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, चाहे यहाँ पे 2 अलग लेटर हो पीछे माइनस हो, तो इसको बोलते हैं जनरलाइज करना। तो इसको एक्सपोनेंट या पावर का ये कॉन्सेप्ट जनरलाइज हो गया कि पावर का मतलब होता है जिसके ऊपर लगा हो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलते हैं जनरलाइज करना। समझना, पहले इसको ऐसे समझाओगे फिर ऐसे समझाओगे, ठीक है। तो जनरलाइज करना, तो जनरलाइज करने से क्या होगा, जो रिटेंशन है ना उसको समझने की, नॉलेज की रिटेंशन वो याद हो जाएगा,
उसको रटना नहीं पड़ेगा, उसको पता है कि कुछ भी हो इसका मतलब यही होता है कि नीचे जो है ना बेस बोलते हैं इसको, उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो बस। तो जनरलाइज करने से रिटेंशन बढ़ती है, चीजों को जब आप लिंक करके समझा देते हो ना उससे बच्चे की नॉलेज रिटेन ज्यादा होती है, भूलता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो उससे बच्चों की रिटेंशन बढ़ती है और नॉलेज ट्रांसफर होता है, मतलब नई नॉलेज आराम से जाके प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको दिक्कत? ठीक है, आगे आपको एटकिंसन देखिए, एटकिंसन का जो है ना, एटकिंसन ने जितने भी बातें बोले हमने क्या बोला, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। सीएआई जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है या इंस्ट्रक्शन है ना, उसमें ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जनरली अदर सब्जेक्ट्स में हम कम यूज करते हैं, मैथ्स और सीएआई में ही एटकिंसन का ज्यादा यूज है। तो इन्होंने क्या बोला, ऑप्टिमल लर्निंग के लिए मैक्सिमम बच्चा कैसे समझ सकता है, उसके लिए इन्होंने 2-4 बातें बोली, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इन्होंने बोला लर्निंग के जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे टीचिंग के आपने मॉडल्स पढ़े ना, ऐसे लर्निंग की थ्योरीज होती है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लर्निंग की थ्योरीज पढ़ के आए, मॉडल्स पढ़ के आए, तो बोले उनको इन्वॉल्व करके पढ़ाइए ताकि लर्निंग मैक्सिमम समझ जाएगी। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट जो बातें बोल रहे हैं, जो मॉडल्स बता रहे हैं, थ्योरीज बता रहे हैं, उनको आप समझिए, अपनी टीचिंग में उसको इन्वॉल्व करिए, तो लर्निंग भी मैक्सिमम होगी, ऑप्टिमल होगी, ठीक है। उसके बाद बोला इट शुड इन्वॉल्व स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्शंस, ठीक है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्शंस का मतलब होता है पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में, ठीक है, जिस चीज की नीड है ना उस एक्शन को इन्वॉल्व करना। जहां एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन करिए, साइंस में आपको मॉडल दिखा के एक्सप्लेन करना है, एक्सपेरिमेंट करवाना है तो वो करवाइए, एसएसटी में आपको ग्लोब की हेल्प लेनी है, मैप की हेल्प लेनी है तो उसकी हेल्प लीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर स्पेसिफिक एक्शन होता है हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक्स के लिए, तो उसको इन्वॉल्व करेंगे तो आपका लर्निंग आउटकम जो होगा बच्चे का वो मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद इन्होंने बोला द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक इन बिहेवियरल टर्म्स। बिहेवियरल टर्म मतलब बच्चा क्या कर पाएगा उसको स्पेसिफिक करना है। जैसे मैंने कल पॉल्यूशन का एग्जांपल दिया था, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन पॉल्यूशन, ठीक है। मेरा रहेगा टारगेट, जो भी मैं चाहूंगी, जो एक्सपेक्टेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा मेरी क्लास के 40 मिनट्स क्लास का जो उद्देश्य रहेगा वो बिल्कुल लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। कि स्टूडेंट जो है क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, छात्र छात्र जो है वो पॉल्यूशन को डिफाइन कर पाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है, परिभाषित करना, डिफाइन को, ठीक है, परिभाषित कर पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे जो वो है ऑब्जेक्टिव अगर हम सेट करके जाएंगे ना क्लास में, हमें पता भी रहेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव हम सेट करके आए थे हमने अचीव किया कि नहीं किया। लास्ट के 10 मिनट्स जब क्लास होने में रहते हैं ना, उससे रिवाइज में हम क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि हमने जो पढ़ाया बच्चे को समझ भी आया है कि नहीं आया। उसके बाद लास्ट है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इज डिजाइनिंग मेजरमेंट स्केल ऑफ क्वेश्चन। ईच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैन बी मेजर्ड बाय, जितने भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे मेजर कर सकते हो आप, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में टेस्ट लेके असेसमेंट लेके मेजर कर सकते हो कि आपने अचीव किया या नहीं किया। तो ये एटकिंसन का है। और बाकी ये तो ठीक है। उसके बाद है ब्रूनर्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने क्या पढ़ा, 4 मेन चीजें ब्रूनर ने बोली है, देखो जल्दी में रिवाइज करो क्योंकि मैं करा चुकी थी। एक था प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, पहली बात जो ब्रूनर ने बोली, सुनो ध्यान से। प्री डिस्पोजिशन टू लर्न का क्या मतलब है, सिखाने के पहले ही आप बच्चों को इतना मोल्ड कर दो कि बच्चा क्यूरियस हो जाए जानने के लिए क्या चीज है। मान लो मुझे पढ़ाना है एयर पॉल्यूशन, ठीक है, तो मैंने बोला बेटा आपने ताजमहल देखा, पहले कलर ऐसा था, पिक्चर दिखाया मैंने स्मार्ट बोर्ड पे या मैं स्मार्ट क्लासरूम में लेके मैंने पिक्चर दिखाई कि बहुत इतने ईयर पहले, ठीक है, 1990 से 80s में 70s में ताजमहल का कलर ऐसा हुआ करता था, नाउ इट बिकम्स येलोइश इन कलर, ठीक है। थोड़ा मैंने इंटरेस्ट ला दिया उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, बच्चा थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट, प्री डिस्पोजिशन टू लर्न का मतलब है पढ़ाने से पहले ही बच्चों को मोल्ड कर देगा, इंटरेस्टेड। मतलब आपको कोई पोम पढ़ानी है इंग्लिश में, तो आप उस राइटर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बताओ, कुछ होगा ऐसी उसकी कोई कहानी होगी, उस आपकी पोम की जो थीम है, जिस्ट है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बात बताओ ताकि बच्चा क्यूरियस हो जाए जानने के लिए। हिंदी में कोई कविता है ना, उसमें कोई मानो छोटे बच्चे को पढ़ा रहे खरगोश की कहानी है, मछली की, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग उनके बारे में बातें बताओ ताकि बच्चे को पहले ही इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने के लिए। उसके बाद होता है स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, जो आप पढ़ा रहे हो ना प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मुझे कितना बताना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। मान लो वही पॉल्यूशन का टॉपिक बच्चा बचपन से ही पढ़ता आ रहा है, थर्ड में भी पढ़ता है, फोर्थ में भी पढ़ता है, फिफ्थ में भी, लाइट वाइट भी बचपन में भी पढ़ता है, फोर्थ वगैरह में लाइट शुरू हो जाती है, वो जाके 10th तक चलती है। तो स्ट्रक्चर में आपको पता है फोर्थ के बच्चे को कितना बताना है और 10th के बच्चे को कितना बताना है, तो बहुत फर्क होता है। और कैसे बताना है, सब डिफिकल्ट टर्म्स तो यूज भी नहीं करते, फोर्थ में इतने डिफिकल्ट टर्म यूज कर लेंगे बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना है। स्ट्रक्चर
कि आपका कंटेंट, ठीक है, पहले आप क्या बताओगे, कितना बताओगे, ठीक है, सेकंड आपका टॉपिक क्या रहेगा, कितना रहेगा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। वो तैयारी कर लेनी चाहिए वो क्लास में जाने से पहले। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मतलब मुझे चार्ट में बना के लाई हूं, बस बहुत सुंदर सा, मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, पर टॉपिक में भी वो जिस चीज का चार्ट है वो एंड में आता है। एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल आता है, तो मतलब पहले ही जगह क्लास में चार्ट टांग दिया, कोई बच्चा जो तुम बोलती रहोगे ना 20 मिनट्स कोई नहीं सुनने वाला, तो चार्ट पे ध्यान दो, मैम ने कैसा चार्ट बना दिया, इसमें क्या है, वो क्या है, देखो मैम ने ऐसे लिख दिया, वैसे कर दिया, या तो कमियां निकालेंगे या बहुत फैसिनेट ही हो जाएगा, अरे मैम ने बहुत अच्छा बनाया, दो ही चीजें होती है बच्चों के साथ, ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम तारीफ में ही लगे रहेंगे, या तो अरे ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, एक ग्रुप ऐसा भी होता है, तो ये चीज होता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब ये पढ़ाया, अब मेरा टॉपिक आया नाइट्रोजन साइकिल, तो अब मैं चार्ट को हैंग करूंगी, अब मैं समझाऊंगी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस कैसा रखना है, टीचिंग एड को कब यूज करूं, है ना, जब थोड़ा इंटरेस्ट आने लगे बच्चों को तब करो, तो और इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग में ही कर दो, फिर पूरा तुम्हारा आधा घंटा लेक्चर ही चला, बच्चा बोर हो जाएगा, या तुम एकदम एंड के लिए रख दो, फिर भी नहीं वो होगा, फिर टाइम नहीं मिला, तो आपको जल्दी जल्दी में सम अप करना पड़ रहा है, तो सीक्वेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है कि कब मैं करूं। अच्छा, एक मैनेजमेंट स्किल होती है कि कब आप 40 मिनट्स की क्लास में कैसे उसको यूज कर सकते हो। रीइंफोर्समेंट वाला, ठीक है, लर्निंग के लिए रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है, और बार-बार हम रीइंफोर्समेंट का हम बोल ही रहे हैं, ठीक है। प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी प्रेस्क्रिप्शन की तरह होता है, ये मैंने बता दिया था आपको, और नॉर्मेटिव, देखिए नॉर्मेटिव तो बहुत आसान है, आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्मेटिव में कुछ नहीं था, जो मुश्किल था ना आपने भी बोला, इसलिए मैंने करा दिया, क्योंकि मुझे भी लगता है हर बार बच्चे यही बोलते हैं, जो भी बच्चा पढ़ता है हर बार यही कहता है, गैगने वाला थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, एडमिशन वाला भी लगता है, और ब्रूनर वाला मैंने बता दिया, बाकी आप रीड करोगे आपको समझ में आएगा। हिंदी में भी नोट्स मिल गए, ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिट 2। इसमें फिर ये मॉडल हम कर चुके हैं, ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल। आप पढ़ेंगे क्या वो ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये मास्टरी लर्निंग कोई सा भी कर लेते हैं, चारों तो करने ही है। वो तो थ्योरी में था ना गैगने वाला, वो गया, ठीक है, वो तो मैंने रिवाइज करा दिया आपको कल का टॉपिक। अब न्यू टॉपिक पे आते हैं, सेकंड यूनिट के इस पे आते हैं हम, मॉडल्स ऑफ टीचिंग पे आते हैं। आप इंग्लिश मीडियम हो ना? मैं कुछ वर्ड ना हिंदी में भी बोल रही हूँ, समझ नहीं आता। कौन सा वाला? वर्बल एसोसिएशन और बाकी सब चीजें क्या फिर साथ में क्यों नहीं बोलती? समझ आ रहा है, बुक में मतलब लिखा हुआ है ना। नहीं फिर भी अगर आपको नीड ना, मैं वही कह रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चलता, आप लोगों को कभी कभी मैंने ग्रैब कर लेते हो, कभी आप बोलो मैम इसका बता दो तो मैं बता दूँ, ठीक है, आपको जहाँ भी लगे तो बोल दिया करो, ठीक है, आप बोलो मैं बता दूँ। बोलो कौन सा? आप तो इंग्लिश मीडियम हो ना, आपको कौन सी बुक मिलेगी? लक्ष्मी की? लक्ष्मी की बुक में आपको नोट तो हिंदी में भेजा है हमने। हाँ हिंदी वालों के लिए भेज रखा है हमने, तो आज हिंदी वाली। हाँ तो फिर आप अपनी इंग्लिश की बुक में देखो ना, आप क्यों देख रहे हो? ये बस देख रही हूँ। अच्छा सिलेबस से कह रही हूँ। अच्छा लाओ, ये क्या चल मॉडल्स तो है 4 पेज ही तो देखना सर। जो नहीं पर वही आया है। बाकी तो प्रूफ है, इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंट है तो है ही, थ्योरी है ही। डेस्क्रिप्टिव वाला से नहीं है ना, टीचिंग थ्योरी के अंदर ही आता है। 3 थ्योरीज है मैम, फॉर्मल है, डेस्क्रिप्टिव है, ठीक है, कॉग्निटिव है, ये उसके अंदर ही आता है। म्यूटिक थ्योरी बाकी के अंदर ही आता है। ये ना बीच में एक और दो ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने अलग से समझा दिया, ये थ्योरीज में आएगा, ये अलग से कुछ नहीं है, ये थ्योरी ऑफ टीचिंग में, ये थ्योरी ऑफ टीचिंग के अंदर आएगा। पेजेस ऑफ टीचिंग ये ना, मॉडल ऑफ टीचिंग है ना, तो उसके अंदर का ही टॉपिक है ये। आपने कल क्लास ज्वाइन नहीं की ना एक्चुअली, इसलिए आपको नहीं समझ आ रहा है।
हाँ ये रहा मॉडल ऑफ टीचिंग के अंदर है ये। बिल्कुल ये तो मैंने अभी बताया, थोड़ा सा पार्ट था, कल मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था, वो पार्ट है बीच का, ठीक है। ये पूरी बुक पढ़ी फिर मैं हाँ हाँ टेंशन वो है आपका। नहीं भाई इनसे 500 रुपए डिस्काउंट देके सोच रहे हो क्या क्लासिकल कंडीशनिंग आधा तो तुम्हारा जो इस पेपर में है ना वो हम फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, पेवलॉग पैवलॉग वाला एक्सपेरिमेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किलर का जो चूहा वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। तुम आई थी नहीं आई फर्स्ट पेपर जब कराया था? अरे माउस वाला वो तो फोटो पे किया था। पैवलॉग का वो पैवलॉग, स्किनर ने तो बहुत सारों पे किया था। स्किनर ने कैट का भी है, उनका माउस का भी है, माउस का भी है, ठीक है बहुत सारा है। ठीक है ये हमने किया था, ये हम कर चुके थे, अब हम रिपीट नहीं करेंगे, फर्स्ट पेपर में कर चुके हैं हम। मैं बताती हूँ कुछ भी सिलेबस ही बुक पूरी पढ़नी है। बिल्कुल ये सिलेबस देख देख के पढ़नी है पूरी का, मतलब इररिलेवेंट होगा ना उसको क्रॉस लगा देना पहले तो। सभी का तो यही है ये पार्लर की वाली ना बच्चे को इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल 71 पे इंग्लिश में 94, हिंदी में 71। एक्सक्यूज मी मैम, हिंदी में कौन सा पेज नंबर है? हिंदी में कितना बता रहे हो आप लोग? 71 मैम 71 हिंदी में। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हां वो एक तो नोट्स में क्वेश्चन आए पूछताछ जानकारी लेना, ठीक है 94 पूछताछ करना जानकारी लेना, इंग्लिश में 94 है। मैम 47 वो शॉर्ट नोट है ना लाइन वाइज दे हिंदी में 71 आप कहाँ घूम रहे हो वो इंग्लिश वाली है अरे इंग्लिश हिंदी का चक्कर ही खत्म। चलो इंग्लिश में नहीं, ये देख लो, ये अच्छे से दे रखा है 48 में, इंग्लिश वाले 48 में देख लो। मैम इंग्लिश में सब अच्छे से दे रखा है नहीं हिंदी में भी दे रखा है, इसमें नहीं है, दे तो रखा है। मैम नहीं रखा है अच्छा लाओ कोई बात नहीं, लाओ हिंदी वाला पहले हिंदी की बुक से कराऊंगी, लाओ यस मैम, हिंदी की बुक से भी समझा दीजिए। ठीक है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है। इंक्वायरी क्या होती है? पूछताछ करना। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है। टीचिंग का मॉडल कैसे है कि बच्चा जितना पूछताछ करेगा, इंक्वायर करेगा,
उतना ज्यादा सीखेगा। ऑब्वियसली टीचर के पास इतना टाइम थोड़ी कि हर एक चीज, अब बच्चे के मन में जिस चीज की क्यूरियोसिटी आ रही है बच्चा ही जान रहा है, तो जितना पूछेगा उतना सीखेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ऐसे तो वो कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी नहीं पूछ रही है हाँ, जैसे आप लोग आधी क्लास वैसे ही टाइप हो जाता है, वैसे नहीं, कंटेंट से रिलेटेड। क्लास में पूछोगे मैम पेपर कब होगा, वो कब होगा, असाइनमेंट कब जमा हो, वो नहीं, क्लास से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड। ये क्या हो गया? मैम यहाँ काफी देर से है। सर को बोल दो तो नहीं हो रहा होगा ना। सर कौन से होता कहाँ है, नहीं होता है, चेतन सर है ना। उसको ड्रैग कर दो। उससे नहीं होगा, हमने बहुत बार ट्राई किया है। नहीं होता, इससे नहीं होता है, बोल दे सर ही करते हैं। अरे योगा वाले सर कर तो आप लेसन चाहिए आपके लेसन। और काट अरे भाई मत करो छोड़ दो। नहीं ओए नहीं छोड़ दो, होता नहीं है, पिछली बार भी हमने इतना देखा था क्रॉस करके। सीख लेंगे वो इसमें होता है, मतलब पहले ही हम बोल दे जो हम पढ़ा रहे हैं जो होगा ये होगा। पहले ही बोल दे जो हम पढ़ा रहे हैं। अब बेटा कंटेंट से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी आ रही है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, काम करते हो कई बार तो मैं कोई नहीं होना चाहिए ऐसा थोड़े इररिलेवेंट कुछ भी उठ पड़ा पूछेगा तो आप डांट के बिठा दो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। टॉपिक से रिलेटेड पूछिए, तो टॉपिक है यहाँ उसने कुछ भी बोला तो मैं मना कर सकती हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आपको देखना पड़ेगा ना। मान लो कोई उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है वहाँ बैठने में, कोई तकलीफ है, आप सुनोगे तो जबरदस्ती नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। मान लो क्लास में पढ़ाने में उसको कोई तकलीफ हो रही है, सडनली उसको कुछ फील होने लग गया, कोई तबीयत खराब हो गई, तो कैसे, वो तो पूछना है। आपको समझ में आता है ना कि टीचर की भाई इररिलेवेंट चीजें नहीं पूछनी है बस। चलिए आप लोग देखिए वो हो रही है शायद वॉइस आ रही है वहां पे, आप सुनो बस पीछे क्या हो रहा है। तो हिला क्यों रहे हो हम लोग, हिलो रे ना, बैठ जाओ आराम से। देखो ठीक है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान मतलब इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो ये भी ट्रेनिंग बच्चों को करानी जरूरी है, वो टीचर भी कराएगा कि वो फ्री होकर आपकी क्लास में अपने क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, तो इसका होता है सबसे पहले प्रतिमान के तत्व। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के तत्व, उद्देश्य क्या है इसका। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या क्या है इस मॉडल का, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशलों का विकास करना, बच्चे को क्यूरियस बनाना। ठीक है, उसके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी टीचिंग को सेट करेंगे। फिर है प्राकृतिक अभिप्रेरणा के अवसरों को उपयोग में लाने पर बल देना, मतलब नेचुरल स्टिमुलस, जो नेचुरल स्टिमुलस टीचर पढ़ाता है समझाता है उनको ही इस मॉडल में यूज करना। ठीक है, अलग से कुछ नहीं करना, आप अपने टीचिंग मेथड को इस तरह से ढाल लो, ठीक है, ताकि वो नेचुरल तरीके से ही बच्चा क्यूरियस हो सके, पूछ सके चीजें। छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, साइंटिस्ट जो होते हैं जब तक प्रूफ नहीं होता मानते नहीं है, या और चीज जानने की कोशिश में रहते हैं कि अब ऐसे हो गया तो इससे आगे क्या होगा, तो उस दृष्टिकोण का ऐसी मतलब थिंकिंग लाना बच्चों के मन में। ठीक है, ताकि वो भी क्यूरियस रहे जानने के लिए। छात्रों की समस्यात्मक घटनाओं की व्याख्या करने में सहायता करना। ठीक है, बच्चों की जो भी समस्याएं आ रही हैं पढ़ाई में, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए टीचर को रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तभी वो तो होगा, नहीं तो इंक्वायरी वो करेगा, उसका आंसर प्रॉपर नहीं मिलेगा, डांट मिलेगी, या सेटिस्फाइड नहीं होगा तो अगली बार से नहीं पूछेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद संरचना, सिंटैक्स मतलब बनता कैसा है, स्टेप्स क्या है वो बताते हैं संरचना। ठीक है, कैसे इस मॉडल का संरचना क्या है, संरचना क्या होती है, किसी चीज की बनावट कैसी है ना, इसको सिंटैक्स बोलेंगे, इंग्लिश में सिंटैक्स बोलेंगे, संरचना। अच्छा, पहला पॉइंट जो है वो फोकस है, इंग्लिश वालों को भी साथ में साथ करा रही हूं मैं। ठीक है, पहला पॉइंट है वो फोकस है, किस पे फोकस करते हैं, मेन ट्रेनिंग मॉडल का फोकस क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है। उसके बाद संरचना, इंग्लिश की बुक में देखिए आपको मिल जाएगा, सिंटैक्स करके मिल जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स। तो सबसे पहले इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीचर को कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने रखनी पड़ेगी। ठीक है, समस्या का सामना कराना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, मतलब अपने टॉपिक को प्रॉब्लम की फॉर्म में पेश करना बच्चों के सामने।
पहले समस्या बतानी फिर समाधान। फिर समाधान ढूंढेगा बच्चा, बिल्कुल ठीक है। समस्या की तरह पेश करना ताकि बच्चा पूछताछ करने के लिए क्यूरियस हो, पूछे। फिर समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना। फिर आप बच्चों को बोलोगे कि ये जो प्रॉब्लम दिया है ना, इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करो, ठीक है। डेटा कलेक्ट करेगा बच्चा। छात्र समस्या संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षक से पूछताछ करता है, तो पूछेगा ना कि डेटा सर कहाँ से ले ले, या मैम कहाँ से ले ले, कौन सी वेबसाइट है, बुक है मैम, कहाँ मिलेगा बता दीजिए। इंक्वायरी कर रहा है, ठीक है, पूछताछ कर रहा है डेटा के लिए। उसके बाद समस्या समाधान के प्रयास। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा बच्चा, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसमें सूचनाओं को एकत्रित करना। सॉल्व कैसे करेगा? इंफॉर्मेशन लेगा कि ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, वेबसाइट्स हो गई, रेफरेंस बुक हो गया जो आपने लाइब्रेरी में बताया होगा, जाके निकालेगा बच्चा, ढूंढेगा कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा अपने आप, ठीक है, और उसको समाधान करने की कोशिश करेगा। सूचनाओं को संगठित करना। अब देखो यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन मिली, वेबसाइट से, बुक से कोई इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, किसी मान लो घर पे ट्यूशन टीचर आता हो, उन्होंने कुछ बता दिया, समझ रहे हो, तो इंफॉर्मेशन तो अलग अलग जगह से मिल गई, लेकिन उसको सीक्वेंस में अरेंज करके क्लास में आके टीचर को अपना प्रॉपर आंसर बताना है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको संगठित करना, अरेंज करना, ठीक है, अरेंज करना, रिलेट करना। बताइए, बोलो। हाँ, एनालाइज करना, देखना, ठीक है, और फिर उनको लिंक करके एक आंसर प्रिपेयर करना। थोड़ी इन्होंने जो बोला वो भी बोल दोगे, वहां से मिला वो भी बोल दोगे, अरेंज करके एक अपना प्रॉपर आंसर सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है, तो वो करना। उसका पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। इसमें जब बच्चे ने कैसे पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, और फ्रेंड्स है, टीचर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछते हैं, वैसे होता है, ठीक है। तो ये पूरा होता है इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के स्टेप्स। इंग्लिश मीडियम बच्चों आप लोगों को आ गया समझ में? अलग से नहीं करना है ना, ठीक है, सिंटैक्स के अंडर आता है ये चीज, ठीक है, और स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सिंटैक्स पे आ गया ना, स्पेसिफिक गोल दे रखा है बस, ठीक है, कॉग्निटिव स्किल को बढ़ाना, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, वही है। पढ़ाई जो वो सारी तो समस्या ही है। ऐसे सोचोगे फिर तो हो गया, फिर आप कैसे पढ़ाओगे हैं दूसरों को। उसके बाद आता है सामाजिक प्रणाली, इंग्लिश में है सोशल सिस्टम, मिल गया होगा आपको, ठीक है, सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। हिंदी में सामाजिक प्रणाली, इंग्लिश में सोशल सिस्टम। यस मैम, मिल जाएगा सोशल सिस्टम लिखिए। सामाजिक प्रणाली देखो, कोई भी मॉडल है ना, ये मॉडल अभी बाकी के मॉडल पढ़ोगे ना, फोकस, सिंटैक्स, ठीक है, सोशल सिस्टम, ये सब सेम ही रहता है। आपको क्या देखना है, हर मॉडल का फोकस अलग होगा, क्योंकि अलग अलग चीजों के लिए आप यूज करोगे, ठीक है, बाकी उसका सिंटैक्स भी अलग रहेगा क्योंकि मॉडल ही अलग है, तो संरचना ऑब्वियसली अलग होगी, ठीक है। सोशल सिस्टम में क्या होता है कि टीचर लर्नर के अलावा सोशल सिस्टम कौन कौन इन्वॉल्व है उस मॉडल में, कौन मेन रोल प्ले करता है, ये सब बताना है सोशल सिस्टम में। और सपोर्ट सिस्टम पढ़ोगे इसके बाद, सपोर्ट सिस्टम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कहां से सपोर्ट मिला, वेबसाइट है, बुक है, टीचर है, तो वो होता है, ठीक है। तो मेन मुद्दा समझ लो, फिर से मतलब भूल भी जाओगे तो लिख सकते हो, ठीक है। सोशल सिस्टम का मतलब कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, ये। तो इसमें मेन रोल किसका लगा आपको, टीचर का लगा, लर्नर का लगा? टीचर का मेन रोल है, प्रॉब्लम वो कर रहा है, डेटा कलेक्शन के लिए बोल रहा है, बच्चे टीचर से इंक्वायर कर रहे हैं, तो मेन रोल, लीड रोल टीचर प्ले करता है, ठीक है। विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं इसमें, लर्नर क्या सीख रहे हैं, इंक्वायरी के टेक्निक सीख रहा है, क्वेश्चन आंसर के टेक्निक सीख रहा है, ठीक है। और मेन जो पूरा है मॉडल है कंट्रोल्ड बाय द टीचर, डिजाइन्ड बाय द टीचर, ठीक है, टीचर। उसके बाद आते हैं सहायक सामग्री, जो मैंने बोला सपोर्ट सिस्टम, इंग्लिश में देखो सपोर्ट सिस्टम, वेबसाइट है, टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, कहां से लिया उसने इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। किसकी चीज किस कहां से सपोर्ट मिला उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, प्रभावशाली तरीका बोल दिया, लेकिन इसमें टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक सब कुछ आता है, ठीक है। हाँ, बहुत छोटा कर दिया। मटेरियल, ठीक है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, स्टूडेंट एनालिसिस करने के लिए कहां से हेल्प ले रहा है, ये सब आता है, ठीक है। और टीचर को सपोर्ट
सिस्टम में मेन सपोर्टर कौन है? यहाँ पे टीचर सपोर्टर है, ठीक है। टीचर सपोर्ट करेगा, वेबसाइट बताएगा, रेफरेंस बुक बताएगा, तो सपोर्ट सिस्टम। हाँ, स्टूडेंट को टीचर सपोर्ट करेगा ना, कोई बताएगा कि बेटा ये वेबसाइट है, यहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, लाइब्रेरी में ये बुक होगी, आप जाइए उसको खोल के पढ़िए, यहाँ से आपको इस प्रॉब्लम का डेटा मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रतिमान का प्रयोग। प्रयोग किस लिए किया जाता है इसका? खुली हुई अभिवृत्ति का निर्माण, मतलब बिना डरे अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना या क्वेश्चन पूछना, अपनी क्यूरियोसिटी एक्सप्रेस करना, ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या है? छात्रों में स्वयं करके सीखने की क्षमता का विकास होता है। टीचर ने तो प्रॉब्लम के फॉर्म में टॉपिक दे दिया, बता दिया कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो बच्चा अपने आप करके सीख रहा है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, अपने आप करके सीख रहा है। छात्रों के सृजन शक्ति का विकास करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। छात्रों में स्वायत्त अधिगम, सेल्फ लर्निंग, ठीक है। सेल्फ लर्निंग, बच्चा खुद पढ़ा, वेबसाइट में भी उसने खुद ही पढ़ा। स्वतंत्र विचारों की व्याख्या, जब क्लास में बाद में डिस्कशन होगा कि आपने कैसे सॉल्व किया, तो उसको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी पूरी चीजें। फिर वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग, साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया उसने, डेटा एनालिसिस किया, है ना, बाद में रिपोर्ट तैयार की, तो पूरा साइंटिफिक तरीके से सारी चीजें की। अवलोकन, शिक्षक अवलोकन मतलब इवैल्यूएशन है, आंकड़े एकत्रित करने से प्रक्रियाओं का विकास करता है। टीचर करवा रहे हैं उनसे, डेटा गैदर कैसे करते हैं, डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब बच्चा यहाँ से सीख रहा है। अब आगे समझ, अब हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इंग्लिश वाले बच्चों को समझ में आ गया। चलिए इंग्लिश वाली बुक एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत हो तो बाकी हम चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। वो कहते हैं मॉडल हिंदी से पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें गोल्स जो हमने बताया ना, उद्देश्य पढ़े हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए जनरल गोल, स्पेसिफिक गोल दे रखा है, एक ही बात है। स्पेसिफिक में मेनली वही है आपका डेटा गैदरिंग, डेटा एनालिसिस वो आ जाता है। सेंटेंस और डेटा कलेक्शन, ठीक है। इनिशियल एनकाउंटर, ये हमने जो किया वही है। इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है। मैम ये जो प्रतिमा प्रयोग है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मॉडल। यूज ऑफ दिस मॉडल, प्रतिमान को मॉडल बोलते हैं, टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान होता है। मैम मगर ये छोटे बच्चों के लिए लागू नहीं, छोटे बच्चों के लिए मतलब नहीं, बड़े बच्चों के लिए, 8 से ऊपर के लिए लग रहा है। हाँ, इंक्वायरी ट्रेनिंग बड़े बच्चों के लिए होता है, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो हम तो छोटों को पढ़ाएंगे ना, बीएड वाले छोटों को पढ़ा देना, फ्री पढ़ाओगे। या बुक से डायरेक्ट 8 के बाद में ये सब 6 to 10 आता है टीजीटी, कौन सी दुनिया में हो? कोई नहीं, ये अपने नर्सरी वाले भाई को किसने दिखा दिया? 6 to 10 होता है टीजीटी, किसने बोल दिया? 11 12 पीजीटी होता है, हाँ बस 10th तक होता है टीजीटी, 10th तक होता है। वैसे मैम आजकल जो 7th 8th के बच्चे हैं उनके लिए भी यूज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आप टू 7 तो आप आराम से यूज कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। छोटा टॉपिक कम मुश्किल दोगे, है ना, कम डेटा लेगा, एक आधा बुक पढ़ेगा, पर सीखेगा तो तरीका करते कैसे वो तो आप सिखा ही सकते हो, ठीक है। थर्ड में देखिए इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, उसमें है थर्ड में प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन एंड सिंटैक्स के बाद। इसमें क्या करते हैं? फ्रेमिंग क्वेश्चन, ठीक है। कि बच्चा जब क्वेश्चन पूछेगा ना, ठीक है, तो फ्रेम करके पूछ रहा है। अब उसमें है फ्रेमिंग क्वेश्चन, रीफ्रेमिंग। मान लो उसको क्वेश्चन भी पूछने में बच्चा होता है ना कि क्वेश्चन पूछने में भी गलती कर रहा है, वो एग्जैक्ट जो पूछना चाहिए वो ना पूछ के, मान लो ठीक है कुछ इधर उधर का पूछ रहा है या ठीक से पूछना नहीं है, तो रीफ्रेम भी करवाता है टीचर कि ऐसे नहीं ऐसे पूछना है, ठीक है, क्वेश्चनिंग करना सिखाना। पॉइंटिंग आउट इरेलेवेंट स्टेटमेंट, जो इरेलेवेंट स्टेटमेंट है ना टीचर्स को पॉइंट आउट भी करता है कि ये इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस, लैंग्वेज ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस मतलब एक पर्टिकुलर जो आप लैंग्वेज लेके चल रहे हो ना पूरे में रिटर्न के लिए, उसके लिए उसको कंटिन्यू रखना एक ही। नीदर अप्रूवल नॉर रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। जो बच्चे, हाइपोथेसिस का मतलब होता है अंदाजा लगाना, ठीक है, अंदाजा लगाना। जैसे मान लो अभी बाहर निकले, थोड़ी बहुत सड़क अगर गीली होगी, चल रहे तो हमें अंदाजा लग रहा है, हम क्लास ले रहे थे, मे भी थोड़ी बहुत बारिश में जो सूख भी गई हमें पता नहीं लगा, ठीक है, लेकिन ये अंदाजा लगा रहे, तो अंदाजा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जब तक प्रूफ नहीं हो जाता ना, वो हाइपोथेसिस रहता है, ठीक है, अंदाजा रहता है, अंदाजा आपका सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो बच्चे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आते हैं ना, जरूरी नहीं सब बच्चा सही लेके आएगा, हो सकता है कुछ बच्चों का गलत भी होगा आंसर, थोड़ा ठीक होगा थोड़ा गलत होगा, तो हम ऐसे पूरा रिजेक्ट नहीं करते, मतलब बताते हैं जो चीज
सही है बता देंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा पूरा ही डिसअप्रूव कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे ने भी मेहनत की है, उसको तरीका होता है एक चीज करने का। क्लियर स्टेटमेंट से करेगा ही नहीं, अगर हमने उसको हाँ बहुत ज्यादा आप डिमोटिवेट कर दोगे तो फिर कैसे करेगा, ठीक है। और क्लियर स्टेटमेंट देने को बोलना बच्चे को, जो आप एंड में सॉल्यूशन लिखोगे, अपना रिपोर्ट लिख रहे हो, उसमें क्लियर स्टेटमेंट्स लिखिए। दो बातें मत बोलिए अरे ऐसा हो सकता था पर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्लियर स्टेटमेंट, जो भी आप बोलना चाहते हैं क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए। सोशल सिस्टम हमने बोला, सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है। और इंस्ट्रक्शनल है, नर्चर एंड डिफेक्ट, लॉजिकल थिंकिंग, और ये ठीक है। तो इंग्लिश में भी हो गया आपका। उसके बाद आते हैं फिर हिंदी वाली बुक किसके बाद सिखाओ, मास्टरी लर्निंग मॉडल है ना। थर्ड मॉडल इज मास्टरी लर्निंग मॉडल। मैम 67 पे और थर्ड वन इज मास्टरी लर्निंग मॉडल। मास्टरी लर्निंग मॉडल हिंदी में 67 पे भी मास्टरी लर्निंग मॉडल हिंदी की बुक में 69 पे, इंग्लिश में है उसके आगे 51 पे क्यों लिखा 51 पे, इंग्लिश में 51 है इंग्लिश में 51 है। 51 वाला मॉडल की नहीं कभी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में पीछे भी दे रखा होता है, सेम चीज दो जगह होती है, कोई बात नहीं, वो जहां मिल रहा है वहां से देखिए। पर इसमें ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है मैम। इसमें 67 पे भी है, वो थोड़ा बड़ा है। 67 और पे 69 वाला हिंदी में, इंग्लिश में मैम हिंदी में 67 पे अच्छा दे रखा है 67। मास्टरी लर्निंग मॉडल। और बड़ा भी है, ये तो वो छोटा सा 69। चलो यही देख लो 67 वाला, ठीक है। ये तो शिक्षा प्रतिमान है, मास्टरी लर्निंग नहीं है। उन्होंने हेडिंग मास्टरी लर्निंग डाल दी, पर ये मॉडल के उन्होंने कंपोनेंट डाल दिए। फोकस होता है, सिंटैक्स होता है, सपोर्ट सिस्टम, ये जनरलाइज बता रखा है, ये मास्टरी लर्निंग मॉडल नहीं है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म में बता रखा है, ये है मास्टरी लर्निंग। हम 69 पे है। हाँ 69 पे जो है ना वो होगा, हिंदी की बुक में जो 69 पे है वो होगा। लड़की पढ़ के आई भूलो मास्टरी लर्निंग का क्या मतलब होता है, देखो देखिए इधर, मास्टरी लर्निंग का क्या मतलब होता है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया ना, आपके क्लास के हर एक बच्चे को वो आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एकदम जीनियस लेवल पे आना चाहिए, लेकिन अगर मान लो कुछ भी पढ़ाया है, नाउन पढ़ाया है ना, तो एटलीस्ट कोई बच्चा आपकी क्लास का ऐसा ना हो तो व्हाट इज नाउन ही नहीं पता होता, ठीक है। ये तो एग्जांपल बोले तो वो भी नहीं बोल पा रहा है, ऐसा नहीं है। एक कोई होगा जिसे कुछ बता देगा, है ना, पर मिनिमम जो क्राइटेरिया लेके चलोगे कि कोई आए क्लास में आपको व्हाट इज नाउन पूछ ले तो उसको बताने आना चाहिए। जैसे सेंटेंस फ्रेम करके नहीं, इतना तो बता पाए कि नेम ऑफ प्लेस थिंग एनिमल, ठीक है, इसको ये नाउन होता है। तो मास्टरी लर्निंग इसको कहते हैं कि हर एक बच्चे को आता हो आपकी क्लास की, दैट इज कॉल्ड मास्टरी लर्निंग मॉडल, ठीक है, मास्टरी लर्निंग मॉडल। और आजकल एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि आपने क्या पढ़ाया इसको आ नहीं रहा है ना, तो आजकल होता है मास्टरी लर्निंग मॉडल फॉलो करना कि हर एक बच्चे को एटलीस्ट आना चाहिए जो भी आपने पढ़ाया, कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ। हाँ वही कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक हो बच्चा पढ़ाने के बाद, है ना, कि 10 दिन से हम एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एसएसटी ले लो, डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हो, कोई बोलते कि डेमोक्रेसी क्या होता है उसको कोई नहीं पता और आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं मास्टरी लर्निंग मॉडल, जब अपनी क्लास के हर एक बच्चे को एटलीस्ट वो बोल पाए, आंसर कर पाए कि आपने क्या पढ़ा, मे भी इतने डिटेल में नहीं कर पाए, एक लाइन में बोल पाए, बोल तो पाए, कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसको पता ही ना हो, तो उसको बोलते हैं मास्टरी लर्निंग, ठीक है, मास्टरी लर्निंग। अब ये मॉडल करवाना है मुझे तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, अपनी क्लास में मान लो मैं लेके चल रही हूं, मुझे मास्टरी लर्निंग मॉडल इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ब्लूम है, बेंजामिन ब्लूम है, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, उन्होंने तो ये सारे बिहेवियरल टर्म्स के वर्ड्स वगैरह दिए थे। तो मास्टरी लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपने कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है, और हर एक पार्ट का सेक्शन का एक क्लास के लिए जितना आप कंटेंट लोगे, हर एक का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने बोला ना हर क्लास में जाने से पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि बच्चे को ये आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है।
अधिगम सामग्री की तब पहचान की जाती है तथा इसके बाद व्यूह रचना का चुनाव किया जाता है। अधिगम सामग्री जो लर्निंग मटेरियल है ना, वो आइडेंटिफाई करो आपको कितना कराना है, कैसे कराना है, ठीक है। और निदानात्मक परीक्षण, हर एक कंटेंट जो भी आप लोगे ना, उसमें हर एक में डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे कि इस बच्चे को नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है ना। मास्टरी लर्निंग करवानी है आपको, सबको आना चाहिए। तो पर्टिकुलर बच्चे को नहीं आ रहा है तो हमें पता तो लगाना पड़ेगा इसको आ क्यों नहीं रहा है, उसकी प्रॉब्लम जब दूर करेंगे तभी वो सीख पाएगा, ठीक है। मान पीछे बेस में ही उसके गड़बड़ है, हम नई चीज सिखा रहे हैं, उसको कैसे आएगा, तो बेस जाके आपको सिखाना पड़ेगा, क्लियर करवाना पड़ेगा, तब उसको आगे का समझ आएगा। तो निदानात्मक होता है ऐसा। ये तो सब देखो इतना, ये पेपर वर्क ही है, मैं बता रही हूँ बहुत सारा ऐसा निकल ही आएगा, तो कुछ भी कर लो, कितने भी एफर्ट्स लगा लो, एक दो तो से निकल ही आएंगे, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश अपने आप में। व्यू रचना होता है पूरा प्लान करना, डिजाइन करना अपना, ठीक है। रणनीति कह लो, व्यू रचना या पूरी प्लानिंग। बट मैम इसमें अगर बेस बच्चे का पहले खराब होगा तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो वही है ना, जो एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं हम, ये सब लगाते क्यों लगाते हैं, उसी चीज के लिए लगाते हैं। हम खुद से लगाएंगे या ऊपर से स्कूल लगवाता है ना? यहाँ पे जिस टीचर की बात हो रही है ना, वो सैलरी वैलरी मोह माया से मुक्त है, मास्टरी लर्निंग की सोच रहा है, तो प्रैक्टिकली, ठीक है, तो प्रैक्टिकली इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें से कुछ कुछ चीजें आप सीख सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बाकी ठीक है, बाकी लिखी जाएगी। अभी ध्यान लो, ज्यादा मेहनत करना चाहता है जो कि नौकरी तक का मेहनत करेगा, उसके बाद मैम इसमें बेसिकली मतलब क्या करना चाहिए? इसमें बेटा आपकी क्लास में मैंने बोला हर एक बच्चे को आना चाहिए, हो सकता है उस लेवल का ना आए, ठीक है। एडिशन सिखा रहे हो, मतलब 3 डिजिट का एडिशन करा रहे हो, उसको 2 डिजिट ही नहीं आता, 1 डिजिट ही नहीं आता, तो कोई क्या बोलेगा आपने क्या सिखाया, पूरे उसमें आप एडिशन पढ़ाते जा रहे हो, एक बच्चा है उसको 2+2 भी नहीं पता, तो ये नहीं होना चाहिए, समझा रहे? मान लो 2+2 पिछली क्लास का होगा तो फिर तो मेरी गलती नहीं है, अब मैं वो थोड़ी पढ़ा सकती हूँ 2+2 नहीं, तो ये मास्टरी लर्निंग कहता है पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा यही सब नहीं आप पढ़ाओ, देखो ऐसा नहीं होता, वो यही क्वेश्चन था। स्कूल नहीं देखो कंप्लीट करो, पढ़ाना बाद में। नहीं पहले तो देखो पीटीएम में पेरेंट्स आते हैं, कुछ पेरेंट्स अच्छे भी होंगे, उनको बोलो कि मैम आप ये घर पे कराइए, बच्चे को ये नहीं आता, कुछ पेरेंट्स अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक है मैम मैं करवा के देती हूँ, आप आगे का करवाना, मैं करवा रही हूँ घर पे, ऐसे भी होते हैं। तो आप अपने ट्रिक्स निकालिए, खुद कराइए जितना हो सके, ताकि सॉल्यूशन ढूंढिए उसके लिए। वर्कशीट शेयर कर दीजिए माँ के फोन पे, अगर अच्छे हैं पेरेंट्स, एजुकेटेड है, समझते हैं चीजों को, आप मटेरियल प्रोवाइड करो, आप उनको फीडबैक लो, काउंसलिंग करो, ऐसे करो, ठीक है ना, सॉल्यूशन। नहीं जो एक दो सब ऐसे नहीं होते, कुछ हो समझ, कुछ खुद परेशान होते हम कैसे अच्छा करें अपने बच्चे को, नहीं सब एक जैसे नहीं होते, देखो बाकी तो फिर देखना पड़ेगा, है ना। पर मास्टर लर्निंग मॉडल ये कहता है कि सबको आना चाहिए। देखो इधर उद्देश्य देखो, इसका उद्देश्य छात्र स्वयं की गति पूर्व ज्ञान के अनुसार विषय पर मास्टरी प्राप्त करे, अपनी गति के हिसाब से। आप स्लो रनर बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते कि वो भी मतलब 4 डिजिट का कर ले, जितना कर पाएगा उतना तो करेगा ना, है ना। तो अपनी गति के हिसाब से और प्रीवियस नॉलेज के बेस पे सीखे। और क्या है, विद्यालय विषयों में निष्पादन परफॉर्मेंस संतोषजनक। हाँ जैसे प्रिंसिपल मांगेगा ना, रिजल्ट मांगेगा, अरे मैम आपका रिजल्ट लाओ, है ना, उसमें तुम क्या लिखाओगे 30 में 10 बच्चे फेल है, फिर तो बोलेगा नहीं इंक्रीमेंट तो गई मैम, सैलरी भी नहीं है इस बार, तो ऐसा नहीं। तो संतोषजनक, सैटिस्फैक्टरी, ठीक है चलो बच्चे पास तो है, ऐसा कोई सब्जेक्ट मत जो हम तो फेल ही हो रहे हैं। ये सब बच्चे मान लो कि मान लो 80 नंबर के टेस्ट में आपके सारे बच्चों के 40 30 ऐसे मार्क्स आए, 50 60 तो है ही नहीं, मान लो एक आधा के ही, बाकी सब के ही कम है, तीसरे में 10 के तो आने चाहिए थे, 8 के तो आने चाहिए, तो समझ लो सैटिस्फैक्टरी जो है वैसा रिजल्ट होना चाहिए। अब आते हैं संरचना, ठीक है, सिंटैक्स। अब आते हैं इसकी संरचना, ठीक है, इंग्लिश मीडियम सिंटैक्स कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना चाहिए कि क्या क्या सिखाना है आपको, क्या क्या चीजें आनी ही चाहिए कि आप बोल सको कि मेरी क्लास ने मास्टरी लर्निंग अचीव कर ली है, ठीक है। उसके बाद इसमें 80 to 85% अपेक्षित स्तर से अवगत कराया जाता है। अपेक्षित मतलब क्या क्या आपको पढ़ाना है, क्या कराना है, इसके बारे में स्तर निर्धारित करने के बाद शिक्षण होता है। पहले लेवल डिसाइड करते हैं बच्चे का, अच्छा मेरी क्लास में ये बच्चे हैं, ये अबव इंटेलिजेंस है, अबव एवरेज है, ये बच्चे एवरेज हैं और ये बच्चे बिलो एवरेज है। तो पहले आपको पूरा मार्क करके चलना पड़ेगा कि अबव एवरेज बिलो एवरेज वाले का होमवर्क अलग चलेगा, उसका डबल चलेगा, उसका अलग चलेगा, उसको ज्यादा देना पड़ेगा, पीछे का देना पड़ेगा, है ना, इसका अलग चलेगा। एवरेज वाला तो कर लेता है मिला जुला के, अबव एवरेज वाले को आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा,
थोड़ा ज्यादा लेवल का, ठीक है ना। ऐसे तो पहले तो आप अपनी क्लास को सेपरेट कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है, तब जाके होगा। उसके बाद शिक्षण कराने के बाद रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, पढ़ाने के बाद। इसमें टेस्ट ली जाएगी, तब तो पता चलेगा सीखा कि नहीं सीखा, कैसे पता चलेगा, टेस्ट लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है, अलग अलग लेवल पे बांटने के बाद उनके हिसाब से उनको मटेरियल बांटे जाते हैं, ठीक है। सहायक सामग्री, मान लो किसी को वर्कशीट देनी पड़ रही है एक्स्ट्रा, तो वो हो गया। किसी को बुक देनी पड़ रही है कि लाइब्रेरी से बेटा ये बुक इशू कराओ, जाओ उसको पढ़ो, वहां पे ये नंबर इस पेज पे ये है, होमवर्क ये करके लाओ। इस तरीके से आप तरीके छोटे छोटे अनुदेशन समूहों में बांटा जाता है, ठीक है। ग्रुप्स में छोटे छोटे अनुदेशन समूहों में बांटा जाता है, ग्रुप्स में बांट के फिर पढ़ाया जाएगा। इसके बाद छात्रों को साथियों द्वारा शिक्षण दिया जाता है, पीयर ट्यूटरिंग। तुमसे पूछने में हेजिटेट करेगा बच्चा, दोस्त को बोलो बेटा इसको समझा दो, फटाफट समझा देगा और समझ भी लेगा। जिसको समझ में नहीं आता ना, बिना हेजिटेशन करे यार ये कैसे हुआ मेरे को समझा दे। टीचर से नहीं, अरे तो बात टीचर, तुम कैसे टीचर हो, तुम वैसे बच्चे को अलॉट करो ना, सिंसियर हो जो ये सब नहीं करेगा। तुम टीचर हो, तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना कि बच्चा सिंसियर है, ठीक है, वो सही सिखाएगा, उसको बोलो कराने के लिए पीयर ट्यूटरिंग, ठीक है। फिर स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित करना, सेल्फ लर्निंग से सीखे, अपना बुक पढ़े, खुद करे। मूल्यांकन के लिए फिर से टेस्ट किया जाता है, ठीक है। बच्चे कोई तो किसको आता होगा। हाँ, तीसरा पद, ठीक है, थर्ड स्टेप। इसमें डीप टीचिंग होती है, गहन शिक्षण। इसमें साथियों तथा शिक्षकों दोनों के द्वारा शिक्षण दिया जाता है। हम तो पढ़ाई रहे और गेम पीरियड है तो हम बोल के भी जा रहे हैं बेटा आप ही जो पढ़ाया ना बेटा तुम पढ़ाना, गेम में कोई गेम्स नहीं जाएगा, करते हैं ना टीचर्स। हाँ ये गेम्स में नहीं जाएगा कि तुम इसको पढ़ाओ बैठ के, इसको हम आगे हम पे नहीं याद आएगा इसको। मैं तो लीडर थी, तो वही मैंने पढ़ाती होगी तो भी तो नहीं जा पाती होगी ना कभी कभी, तो इसलिए मुझे बच्चे बहस करने लगते थे, तो गलत बात है, हमें जाना है फिजिकल एक्टिविटी। तो पढ़ेंगे नहीं और बहस भी करेंगे, दोनों कहाँ चलेगा, ठीक है। फिर इसमें गहन शिक्षण में टीचर भी पढ़ा है और वही टॉपिक से हम बच्चे से भी पढ़वा रहे हैं। उसके बाद छात्रों को अलग अलग विधियों और प्रविधियों से पढ़ाया जाता है। अब देखा कि जो टीचिंग मेथड एक जनरल टीचिंग मेथड अप्लाई किया था सबके लिए। अब जिस ग्रुप को नहीं समझ में आया उसके लिए हम अलग से भी फिर वीडियो लेसन दिखाना पड़ रहा है, दिखाएंगे, है कुछ और भी एक्टिविटी करके दिखानी पड़ रही है, वो भी दिखाएंगे ताकि उसको समझ में आ जाए। फिर अलग अलग विधि भी अडॉप्ट करते हैं, मेथड भी अडॉप्ट करते हैं, फिर सिलेबस रह जाएगा। देखो यहाँ पे ना कुछ थ्योरीज होती है, आप अज्यूम करके चलो कि हर टॉपिक में ये केस नहीं आएगा। कोई टॉपिक ऐसा होगा जो मुश्किल होगा या जिसमें नहीं कर पा रहे होंगे बच्चे, समझे। तो मास्टरी ट्रेनिंग मॉडल कोई टीचर पागल नहीं लेता भी नहीं है पूरे साल के लिए, किसी किसी टॉपिक के लिए आप ले लो। एक टीचर भी देखा मैंने अपनी लाइफ में, एक टीचर जो ऐसे पढ़ाता हूँ कैसे जैसा बुक में बताया, मतलब आपके जैसा नहीं, बुक में मतलब एक बच्चा ध्यान नहीं देता, एक समझ आया नहीं आया चलो आगे की तो वैन उनको जॉब करना होता है, ऐसे वाला मैंने बताया तो नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसे कौन पढ़ाते हैं। तो हम भी कभी नहीं पढ़ेंगे तो खाना खा रहा है तो घूम रहा है। हमारी तो है वो पता है कैसे पढ़ाएगी, एग्जांपल दे देगी कहीं भी बात। इको था वो भी सब्जेक्ट, इतने बुरा हालत था हमारा। मैम अभी हम हमारा मेथड्स इको वाला क्या पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे ना, टीचिंग मेथड्स। हाँ हाँ देखो तो मास्टरी लर्निंग मॉडल सब में नहीं लगाना होता, लिसन, मास्टरी लर्निंग मॉडल सब में नहीं लगाना होता। कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसमें आपको दिक्कत लग रहा होगा कि नहीं ज्यादा ही क्लास को नहीं आ रही है, उसमें आप लगाइए, सब में नहीं लगाना होता। सब में नहीं, एक ही मॉडल सब में इंक्वायरी ट्रेनिंग लगाएंगे जहां में नीड लगेगा। अब बेसिक टीचिंग तो सब में चल रही, बेसिक टीचिंग में तो फिर प्रोसीजर ही वही है तो वो चल ही रहेगी सर वाला। ये इंपॉर्टेंट है जहां आपको नीड लगे वहां अप्लाई करना है, ठीक है। सब में नहीं करना है, सब में तो हम करते रह जाएंगे तो आपका आधा सिलेबस ही नहीं निपटेगा, मसला भी नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं पूरे उसमें याद भी करना पड़ेगा क्या इनके नाम जिसने दी गई है। हां इसने दी है, ठीक है। उस पर मूल्यांकन किया जाता है, फिर देखा जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा। और जब तक चलती रहती है ये प्रक्रिया, जब तक एटलीस्ट आपके क्लास के 85% 90% बच्चे सीख नहीं जाते। एक आता तो हम बोल ही रहे कि वो रियल केस होता है, अलग घर पर रही प्राणी उनको छोड़ जाना पड़ेगा। बाकी 85 से 90% को आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली कैसा रहेगा, अच्छा सोच के बताओ। सोशल सिस्टम में किसका कैसा रोल है। इसमें टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है,
ठीक है, हेल्प करना पड़ रहा है, इंटरेक्शन है, बार बार उसको पता लगाना पड़ रहा है, डायग्नोज करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये एक चीज है ये। और टीचर का रोल इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि टीचर को मास्टरी लर्निंग टीचर को ही करवानी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और टीचर इस चीज को कैटर करके चलता है, मान के चलता है कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस इज देयर, ठीक है, और उसके पेस के हिसाब से ही उसको कराना है, ठीक है। तो ये तो सहायक में क्या होगा, सहायक क्या हेल्प करेगा इसमें, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जांच करेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट वही तो देखेगा ना कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो बिना पता लगाए मास्टरी लर्निंग करा ही नहीं सकते, ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाएगा, और एक्स्ट्रा लर्निंग मटेरियल्स आ जाएंगे, ठीक है, टीचिंग एड्स आ जाएंगे, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें, जो भी आप हेल्प करोगे इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के लिए, पूरे क्लास की सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के लिए मास्टरी लर्निंग मॉडल यूज किया जाता है, प्रेरणा का विकास करने में, ठीक है, मोटिवेट करने में, और मैथ्स वगैरह पढ़ाने में, मैथ्स से ही बच्चे ज्यादा करते हैं, उसमें गड़बड़ करते हैं, तो कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगे तो मास्टरी लर्निंग आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है मैम, सारे होशियार की एक ही क्लास बनाते और सारे ना बनाते ही नहीं, ग्रुपिंग का ये रूल ही नहीं है, ग्रुपिंग का ये रूल ही नहीं होता है, और कोई करता भी नहीं है ऐसे, सेक्शन वाइज कर लेते हैं वैसे ए बी सी। अब मिक्स ही, अब तो फिजिकल हैंडीकैप सबको ही बोला जा रहा है कि इंक्लूसिव में डालो, अब वो नहीं होता है, इंटेलिजेंट कॉलम टैग लगा दिया, सारे उसको वैसे कर दिया, आप नहीं करते, टीचर भी पागल हो जाएगी उसको सेक्शन में इसकी कंप्लेन होती है कि मेरे बच्चों के ए सेक्शन में डालो, बी और सी में नहीं डालो, क्योंकि ए सेक्शन अच्छा होता है, कहते हैं चौड़ में आ जाएगा। अब नहीं है, ऐसा तो जेड सेक्शन अच्छा होता है। मेरा ब्लू सेक्शन था, कैसा तेरा ब्लू सेक्शन बच्चे थे तुम्हारे स्कूल, हमारे स्कूल होता क्लास ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, लास्ट वन, क्लास इंग्लिश मीडियम वाले ई क्वाइट, हिंदी मीडियम से ब्रूनर लास्ट वन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, हमारे सेक्शन में ना हो सकती बात। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ठीक है, कहाँ है हिंदी की पुस्तक? 65 पे 65 ये अच्छा 65 हिंदी में। उल्टी की जांच इंग्लिश में ना वो अलग है, अलग है, और हमारे में अलग है, इस वजह से इसको नीचे रखा। 98 ब्रूनर ने कॉन्सेप्ट, हम किसी चीज का कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना कि करते कैसे है, ठीक है, क्या होता है कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का मतलब होता है किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट अटेंड करना बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ब्रूनर ने बोला बस ये लास्ट चार मॉडल, ठीक है, 4 मॉडल में ये लास्ट है। तो ब्रूनर के कॉन्सेप्ट मॉडल में ब्रूनर ने बोला, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो सीख लेना बच्चा, तो आप समझोगे कि उसको कॉन्सेप्ट आता है। मैम ये 4 मॉडल में से सिर्फ एक आएगा ना, 4 मॉडल एक ही आता है उसमें, ठीक है। मैम कौन सा आता है? ये वाला। अब 2 ऑल्टरनेट करके आता रहता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि यही ऐसे इम्पोर्टेंट तुम है। 2 पढ़ लो। सारे बताओ। हाँ कोई 2 पढ़ लो, उसमें से 2 आएगा और बता देगा प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह देखें, ठीक है। अभी मैम देखो मुझसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है मुझे तो। देखो जरा, ब्रूनर ने बोला कि लास्ट रो, ब्रूनर ने बोला, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट के, ठीक है, कॉन्सेप्ट अटेन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, उसके लिए ना 5 चीजें अगर बच्चों को पता है ना तो आपको समझना चाहिए कि उसको आती है, उसके कॉन्सेप्ट अटेन हुआ है। नेम, ठीक है, उस टॉपिक का नेम या जो भी है उसका नेम पता हो, फिर एग्जांपल्स देने आता है। और एग्जांपल्स में कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जांपल्स, मतलब मान लो मैंने मेटल पढ़ाया तो मैंने एग्जांपल्स दे दिए, गोल्ड दे दिया, ठीक है, नाइट्रोजन दे दिया, सिल्वर दे दिया, ठीक है, ऑक्सीजन दे दिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों एग्जांपल दे दिए, इसमें सारे मेटल नहीं है, तो दोनों अगर आइडेंटिफाई कर पा रहा है बच्चा, पॉजिटिव वाले बताएगा गोल्ड सिल्वर मेटल है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है, वो गैस है, वो नॉन मेटल, वो मेटल नहीं है, ठीक है, वो एयर है, गैसियस है, तो नॉन मेटल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर दोनों एग्जांपल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट है ना चीजों का, वो मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस जानता है तभी वो एग्जांपल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहा है, क्लियर है ना। और उसको पता है मेटल नॉन मेटल क्या होता है, तभी तो एग्जांपल में डिफरेंशिएट कैसे कर रहा है, कुछ क्राइटेरिया सोच लेगा, चाहिए होता है ऐसे होता है इसलिए ये नॉन मेटल है ये मेटल है, ठीक है ना। तो एग्जांपल
उसके बाद आवश्यक तथा अनावश्यक गुण, मतलब मेटल होने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मेटल का आवश्यक गुण क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम उसको मेटल बोलते हैं। डक्टाइल होगा, ठीक है, तो जो साइज में मेलिएबल होगा, ये सब चीजें सोनोरस होगा, ठीक है। तो आवश्यक गुण, बिल्कुल आवश्यक गुण, और अनावश्यक गुण मतलब ऐसे गुण जो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो भी पता होना चाहिए। तो अगर इतना सब पता है मतलब बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छा है, उसको पता है चीजें, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट वैल्यूज, गुणात्मक वैल्यूज, गुण क्या क्या है, ठीक है, ये होना चाहिए। और रूल्स पता होने चाहिए, अगर मैथ्स की बात करते हैं तो रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है, रूल्स पता होना चाहिए। कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके नाम पता होने चाहिए, जैसे पहले नेम बोला, रूल बोला, अगर ये सब चीजें पता है तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब हम इसको आते हैं मॉडल की तरफ पढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ठीक है। पहले फोकस, फिर सिंटैक्स, फिर इस तरीके से पहले आएगा फोकस किस पे है। फोकस तो आपको देखो नाम से ही पता चल जाता है फोकस किस पे है, कॉन्सेप्ट अटेंड करवाने पे फोकस है। फोकस किस पे है? मैम एक बार इंग्लिश में से बता दो जो आपने अभी पढ़ा है। ब्रूनर वाला ना, पहले हिंदी कंप्लीट कर लो फिर करवा दूंगी, ठीक है, पहले हिंदी से कर लो फिर इंग्लिश से करवा दूंगी। और वो भी एक ऐसे ही दे रखा है। पेज नंबर आपको क्या है? नहीं सेम आगे भी पढ़ लिया है। अच्छा सेम ही लिखा है। अच्छा ठीक है, दुख होगा ना। ये है ये तो अभी आप पढ़ाओगे। ये पढ़ाऊंगी इस पे, ये देख लो, ठीक है, ये हम करवाएंगे। इंग्लिश मीडियम बच्चों ऑनलाइन भी, ठीक है। जो मैं अभी ये डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, वो नीचे हैं पेज में, पेज में बताइए, देखो पेज में होता है ना 54 पे फोकस सिंटैक्स शुरू हो रहे हैं, वो समझ लो। बाकी एक बार मैं इंग्लिश की बुक से भी आपको बता दूंगी, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश की बुक से भी डिस्कस हो जाएगा, पर ये सेम है तो इसको देख लीजिए। फोकस हमारे कुछ नहीं होता, अभी क्लास चल रहा है। फोकस क्या है, देखो कॉन्सेप्ट फॉर्म करना, कॉन्सेप्ट फॉर्म करना, बनाना, एंड कॉन्सेप्ट अटेन करना। अटेन करना मतलब जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, तब हम उसको बोलते हैं। तो ये दो चीजें मेन फोकस होती है इसकी, ठीक है। रचना का कार्य उपलब्धि का पहला चरण होता है। रचना का कार्य मतलब कुछ क्रिएटिव अपने आप करना, ठीक है, जब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। रचना का कार्य ठीक है, इसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं जो सेटिस्फाई होते हैं, समझ में आते हैं। उसके बाद आता है सिंटैक्स पे। इस मॉडल के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे फॉलो होते हैं। तो संरचना है ना, वो अलग अलग उसमें दे रखा है। पहला है आपका रिसेप्शन ओरिएंटेशन ओरिएंटेड मॉडल, आग्रहण केंद्रित जो है, और चयन केंद्रित है, सिलेक्शन ओरिएंटेड, और अनऑर्गेनाइज है जो असंगठित सामग्री है, ठीक है। सिंटैक्स तीन तरीके का है इसमें। तो सबसे पहले करते हैं रिसेप्शन ओरिएंटेड, ये सेम ही दे रखा है ना, तीनों दे रखा है ना इसमें, दे तो रखा है, प्रिंटर रिसेप्शन ओरिएंटेड ऐसे नहीं दे रखा है। सिंटैक्स इंग्लिश मीडियम वाला को अलग ही दे रखा है, कोई बात नहीं, आपको आपके बुक से ही समझाया जाएगा, ठीक है। वही चीज होती है, कहीं पे हेडिंग डाल दी, कहीं मिक्स करके लिख दिया, इनका भी तो वही होता है, वो मैं करेंगे अभी, ठीक है। पहले इनका आप हिंदी वाले कर लो पहले, ठीक है। तो पहला है आपका रिसेप्शन ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लर्नर के सामने डेटा प्रेजेंट करते हैं, यहाँ कंटेंट प्रेजेंट करते हैं जो भी आपको समझाना है, ठीक है। और हर एक कंटेंट का जो सेपरेट टॉपिक होगा उसके अलग अलग एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। और इसमें खूब एग्जांपल दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में ना एग्जांपल्स बहुत ज्यादा देते हैं। कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, रियल लाइफ से रिलेटेड, बाहर की दुनिया में जो विजिबल चीजें है, हर एक चीज का हम एग्जांपल देते हैं जैसे बच्चा समझ जाए। तो मोर एंड मोर एग्जांपल्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हम देते हैं। तो पृथक उदाहरण जो भी पढ़ा रहे हो हर चीज का अलग अलग एग्जांपल दे देके समझाते हैं। इसमें कोई भी इंसिडेंट के बारे में, किसी इंसान के बारे में, ठीक है, किसी चीज के बारे में, कोई कहानी, पिक्चर, कुछ भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है।
तो अलग अलग टाइप के आप करते हो ताकि उनको समझ में आए। उसके बाद है सेकंड आपका चयन केंद्रित प्रतिभा, ठीक है, रिसेप्शन ओरिएंटेड हो गया। उसके बाद चयन केंद्रित प्रतिभा, चयन केंद्रित प्रतिमान और रिसेप्शन ओरिएंटेड और सिलेक्शन ओरिएंटेड में। रिसेप्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, आप जो टॉपिक पढ़ाते हो ना उसके साथ के साथ एग्जांपल देते जाते हो। रिसेप्शन ओरिएंटेड में होता है बहुत सारे एग्जांपल देते हो, उसमें से बच्चा आइडेंटिफाई करता है कि कौन से सही एग्जांपल्स है कौन से गलत एग्जांपल्स है। तो एक में हम पहले एग्जांपल देते हैं और एक में हम टॉपिक पढ़ाते हैं साथ के एग्जांपल देते हैं। एक में हम एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। जैसे नाउन मुझे पढ़ाना है, कल भी मैं आपको बता रही थी, तो मैंने बताया, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर मैंने एग्जांपल दिया। अब मैं क्लास में मुझे नाउन पढ़ाना है तो मैंने बच्चों से बोला, ठीक है, लुक अराउंड यू एंड नेम सम थिंग्स, ठीक है, व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। तो बच्चे नाम बोलेंगे, बोर्ड पे पहले एग्जांपल लिख दूंगी फिर समझाऊंगी। तो ये फर्क होता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में एग्जांपल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी समझाएंगे उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होने चाहिए, ठीक है, तो एग्जांपल के साथ ही समझाया जाता है। उसके बाद आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, जो असंगठित सामग्री है। असंगठित सामग्री प्रतिमान में, ठीक है, पहले समझाते हैं और फिर टेस्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो करेंगे, ठीक है, समझाओगे और फिर टेस्ट इवैल्यूएशन वगैरह करते हैं। फिर सोशल सिस्टम में इसमें क्या रोल है बताओ, टीचर और स्टूडेंट में से? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मेनली टीचर का रोल होता है, ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट अटेन करवाना होता है। और रिसेप्शन वाले में टीचर एक रिकॉर्डर का रोल कर रहा है। एग्जांपल लिखिए, पूछ कर, तो आपका मैं जो आंसर है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि अच्छा आपने इसको प्रॉपर नाउन बोला, इसको कॉमन नाउन बोला, मैंने आपको टिक कर दिया, चलो आपने ये बोला, आपने ये बोला, तो मैं क्या करूँ, आपके आंसर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आंसर रिकॉर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है टीचर का रोल। और विद्यार्थियों को संकेत प्रस्तुत करना, हिंट्स देना। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में जब एग्जांपल दे रहे हैं कुछ करते हो, हिंट दे सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट आंसर मत बताओ, हिंट दे सकते हैं। उसके सपोर्ट सिस्टम में क्या है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स जो हम बोल ही रहे हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में बेसिकली एग्जांपल्स का बहुत बड़ा रोल है। पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल अगर बच्चा आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो समझो उसको चीज समझ में आ रही है, ठीक है, एग्जांपल आइडेंटिफाई करना इज वन ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है। और जो डेटा या कंटेंट प्रेजेंट करते हैं उससे को एक्सप्लेन करना, उससे रिलेटेड एग्जांपल देना, ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये हो गया आपका सपोर्ट सिस्टम। एप्लीकेशन क्या है इसका, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल आप हर एज ग्रुप के लिए कर सकते हो, क्योंकि हमने बोला ना पिक्चर्स चाहिए, तो छोटे छोटे बच्चों को कॉन्सेप्ट करवाना है, स्मॉल कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, पिक्चर है, फ्लैश कार्ड्स है, उनका यूज करते हैं, ठीक है, तो हर एक एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ठीक है। अब इंग्लिश वालों के हिसाब से कराते हैं, हिंदी वालों, ठीक है, सेटिस्फाइड मॉडल के लिए, ठीक है, इंग्लिश वाले देखिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इंग्लिश वाले बच्चे देखिए, बेसिक assumptions ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, कैपेसिटी ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट बनाना जिनका, ठीक है, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, जो टॉपिक में जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है, मुश्किलें हैं, उसको हटाना, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटीज को हटाना। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं एग्जांपल्स दे पाना, ठीक है, एट्रीब्यूट्स उसकी क्वालिटीज बता पाना, वैल्यूज बता पाना, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने हिंदी में भी बोला वही चीज है, ठीक है। एग्जांपल्स आर इंस्टेंसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में एग्जांपल्स बहुत रोल प्ले करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, वो भी हमने अभी बोला। और हर एग्जांपल को आप जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से दे सकते हो। जैसे मैं बोला मेटल, तो मेटल का एग्जांपल उसकी कैरेक्टरिस्टिक सोच के ही तो बच्चा बताएगा कि मेटल है या नहीं है, ठीक है। मेटल जैसे जनरली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, तो मैं बोलूंगी ऑक्सीजन, तो सोचेंगे ना, नहीं तो गैस है तो ये मेटल में कैसे आएगा, ठीक है।
हाँ, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, कोई पॉजिटिव मैंगो पढ़ा रहे हैं तो मैं एप्पल बनाना बोलूं तो उसके लिए नेगेटिव एग्जांपल हुआ, गलत एग्जांपल हुआ, ठीक है। उसमें आइडेंटिफाई कर पाना, ठीक है, कि सही एग्जांपल क्या होगा। सेम स्ट्रेटजीज, सारे जो सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये कैटेगरीज होते हैं, मोर और लेस सेम स्ट्रेटजी के साथ ही हम कराते थे। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथ्स का हो, एग्जांपल देते हैं, समझाते हैं, पिक्चर दिखाने की जरूरत पड़ती है, पिक्चर दिखाते हैं, तो मोर और लेस सेम ही होता है। दो कंपोनेंट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, अभी भी मैंने बताया हिंदी के लिए भी, ठीक है, ये वही चीज बोल रखी है आपको। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट फॉर्म करना, फिर उसको बहुत अच्छे डिटेल में समझना, अटेनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पहले तो डिटरमाइनिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट डिटरमाइन करना कि क्या कॉन्सेप्ट दिलाना है, समझाना है बच्चों को, तो उसको पहले डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का यूज करके हम इसको अटेन करवाते हैं, समझाते हैं। रिसेप्शन एंड सिलेक्शन, रिसेप्शन एंड सिलेक्शन मतलब यस और नो, वो भी एग्जांपल वाला, ठीक है। रिसेप्शन सिलेक्शन, जो रिसेप्शन ओरिएंटेड मेथड और सिलेक्शन ओरिएंटेड मेथड बोला वही वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोकस पे, तो फोकस आपने पढ़ लिया था। आप सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स थोड़ा अलग है इंग्लिश वालों का, आप सिंटैक्स देखो, अलग क्या है, कोई चीज होती है। सिंटैक्स में है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसमें अभी बोला, ठीक है, डेटा प्रेजेंट करना, फिर वो एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस, जब डेटा प्रेजेंट करते हैं ना तो बच्चे एज्यूम करते हैं कि मे बी ये रीजन होगा, कोई बच्चा कुछ बोलेगा, कोई बच्चा कुछ बोलेगा, फिर हम एनालिसिस करते हैं, आपके आंसर को भी एनालिसिस करेंगे, आपके हाइपोथेसिस को भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे किसका सही है किसका गलत है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये फॉर्मेशन के बाद ही तो एनालिसिस आना चाहिए, तो सेकंड पे नहीं दे दिया ना, फिर फॉर्मेशन क्या को दे रहे, ये पहले आना था। डेटा प्रेजेंट के बाद हाइपोथेसिस फॉर्म होगा, उसके बाद एनालिसिस होगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ वो एनालिसिस है, हाइपोथेसिस एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेटजी एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो स्ट्रेटजी लिखो ना, फिर हाइपोथेसिस लिखिए। स्ट्रेटजीज एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन पे, फिर हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स होंगे। उसके बाद टीचर्स रिएक्शन, टीचर्स को बताना होता है कि इसका हाइपोथेसिस सही है गलत है, कैसे एक्सप्लेन करना होता है। रिजेक्शन और कंफर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सही होगा तो उसमें मोर एग्जांपल्स, जिसका गलत होगा, गलत ट्रैक पे जा रहा है, और एग्जांपल के साथ समझाने के लिए, क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट गलत जा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है सही से आंसर, तो उसको और एग्जांपल से और मेथड से समझाएंगे। क्लोजर, ठीक है, क्लोजर हमने बोला ना, लास्ट में जब अपना फाइनलाइज कर रहे हैं, सब बच्चों ने बताया आंसर, किसी का सही होगा किसी का गलत होगा, ठीक है, तो क्लोजर में टीचर अपना क्लोजर देता है। क्लोजर स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं ना, कि फाइनली कि नहीं इसका ये सॉल्यूशन था, ऐसे करना था, जिन्होंने किया वेल एंड गुड, जिन्होंने वो किया, ठीक है, जिसका गलत हुआ वो नेक्स्ट टाइम और ट्राई करेंगे, अच्छा करेंगे, मतलब लास्ट वाला भाषण समझ लो, क्लोजर वाला, ठीक है, तो वो चीज है सबका एक्सप्लेनेशन करने के बाद। उसका प्रैक्टिस, ठीक है, स्टूडेंट्स को जो कॉन्सेप्ट पता है उसको अप्लाई करें, ठीक है, वो अप्लाई करके सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है टीचर का रिएक्शन, सही कर रहे हैं तो मोटिवेट करना, गलत कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको बताइए, उसको स्टॉप करना कि आप यहाँ पे गलत हो, ठीक है, ऐसे आपको सही करना। सोशल सिस्टम सपोर्ट सिस्टम पढ़ चुके हैं, बाकी सारा सेम था, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बोल प्रिंसिपल्स ऑफ, ये जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन तक खत्म है, एप्लीकेशन तक खत्म है, एंड में आप प्रिंसिपल की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मॉडल्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आइए स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, आई थिंक उसके बाद नहीं अभी है 4 और है, नहीं आज खत्म हो जाएगा। मैम अभी 4 टॉपिक स्ट्रेटजीज, ये छोटे छोटे टॉपिक्स ये खत्म हो जाते हैं, स्ट्रेटजीज है ना, ये खत्म हो जाएगी, ये समझ में आ जाता है। डेमोंस्ट्रेशन, लेक्चर मेथड क्या होता है, मैं एक खुद ही लेक्चर मेथड से ही पढ़ रहा हूं, तुम लोग इतने टाइम से, उसके मेरिट डिमेरिट तो ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। कोई ऑफिस वर्क बोल रहा, पानी दे दे, पानी नहीं, मैं लाती हूँ, आज लाई नहीं, और वैसे भी हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। कह रहे मैं लाके दे दिया 57 है ना 6 हां मॉडल पढ़ लिया हमने, अब स्ट्रेटजीज ऑफ हिंदी वाले बच्चों
पब्लिक तो लगाए एक पेज दो में। 78 एक आएगा ही कोई ना कोई। हाँ यूनिट 2 में देखो, यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन में ये मॉडल्स में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। मॉडल्स में से ही आता है ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन। यूनिट 2 में जो मॉडल्स पढ़े ना प्रतिमा, मैम एक बार पेज नंबर बता देना। 75। क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी लगाना होता है बोतल लगाना। कोई नहीं बोले आएंगे। चलिए टीचिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं, पहले हिंदी की बुक से करवा दे। लाइए दीजिए। पेज नंबर कौन सा है? 78 78 है। दो लाख भी है भाई। एक पहले साइमुलेशन है, साइमुलेटेड टीचिंग, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको साइमुलेशन, अनुकरण करना, देख देख के करना, नकल करना, ठीक है। साइमुलेटेड टीचिंग को करते हैं देख देख के करना, नकल करना, अनुकरण करना, फॉलो करना, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं साइमुलेटेड टीचिंग। ये डांस में भी तो ये देख देख के तो सिखाते हैं देख देख। और अगर आप खुद से भी स्टेप बनाते हैं सारे सब देख देख के करते हैं। मैम हिंदी में पेज नंबर। ऑनलाइन स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग हम भी अपने क्लास, हाँ बोलिए। मैम हिंदी में पेज नंबर। हिंदी में है आपका पेज नंबर 78, इंग्लिश में साइमुलेटेड टीचिंग 57, इंग्लिश में 57, ठीक है। साइमुलेटेड टीचिंग पहली स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं, साइमुलेटेड टीचिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकरणीय शिक्षण क्लास, अनुकरणीय शिक्षण, ठीक है, साइमुलेटेड टीचिंग। नकल करना है ना। नकल करना मतलब क्या? वैसा नकल नहीं, साइमुलेटेड टीचिंग में क्या होता है, आप बीएड ट्रेनिंग हो ना, आपने वो करवाया जाता है साइमुलेटेड टीचिंग। मतलब आप एक्ट करते हो एज अ टीचर, ठीक है। मैं आपकी टीचर हूं ना, मैं पीछे बैठती हूँ एज एन ऑब्जर्वर, मैं देखती हूँ कि आप कैसा पढ़ा रहे हो। आपके बाकी फ्रेंड्स भी ऑब्जर्वर की तरह बैठते हैं, स्टूडेंट की तरह बैठते हैं, हाँ रोल प्ले समझते, बिल्कुल साइमुलेटेड टीचिंग। तो आप एक्ट करते हो, कोशिश करते हो, ठीक है, टीचिंग में जाने से पहले, ठीक है, साइमुलेटेड टीचिंग होती है। आप ट्राई करते हो पढ़ाने का, कुछ गलतियां होंगी, हम बताएंगे कि आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये चीज आपकी बहुत अच्छी थी, ठीक है, इस पे आपको वर्क करने की जरूरत है, साइमुलेटेड टीचिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का साइमुलेशन, साइमुलेशन का मतलब है कोई भी चीज करने से पहले ना उसकी प्रैक्टिस कर, सीधी सी बात है, हाँ रिहर्सल टाइप, बिल्कुल, ठीक है। रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना, कोई भी चीज को करने से पहले जो उसकी हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइमुलेशन। क्या कह रहे हो? हाँ जो टीचर्स होते हैं वो होते हैं पीछे बैठे हुए, ठीक है, ऑब्जर्वर होते हैं। ये कर लेंगे का आई नहीं पाएगा, सिलेबस खत्म हो गया, वो तो माइक्रो टीचिंग के लिए कराते हैं, वो अलग होता है, वो पर्टिकुलर स्किल के लिए होता है। यहाँ ओवरऑल टीचिंग आपकी देखी जाती है, पर्टिकुलर स्किल का नहीं होता, ठीक है। इधर देखिए साइमुलेटेड टीचिंग, someone's microphone is unmuted or are you trying to say something? देखो इसमें साइमुलेटेड टीचिंग में जो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको प्यूपिल टीचर बोला जाता है। वैसे तो आप प्यूपिल हो पर फ्यूचर टीचर हो, इसलिए प्यूपिल टीचर बोला जाता है। तो जो प्यूपिल टीचर्स होते हैं ना, उनको 3 टाइप का रोल प्ले करना होता है, एक टीचर का, एक स्टूडेंट का और एक बाकी ऑब्जर्वर का, ठीक है। मान लो आप आए पढ़ाने, तो अभी आप किसका रोल प्ले करोगे? टीचर का, बाकी बच्चे स्टूडेंट का, ठीक है, और ऑब्जर्वर का भी। आपको देखेंगे भी, आपकी गलतियां भी बताएंगे, ठीक है, ऑब्जर्वर का और टीचर का। तो तीनों का रोल सबको बारी बारी प्ले करना पड़ता है। जब ये टीचर बनेगी तो आप ऑब्जर्वर और स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे,
हम लोग जब पढ़ाते थे तो बाकी वैसे अरे मैम ऐसे हो गया, तो पूरा बच्चे ही बन जाते थे, इतना तंग करते थे सारे फ्रेंड्स जो होते थे क्लास में, वो पूरे बच्चे जैसे बिहेव करते हैं क्लास में वैसे, और शोर मचाएंगे। वो क्लासरूम मैनेजमेंट भी देखता है टीचर की आप कैसे मैनेज कर रहे हो, बाकी सब चीजें जो टीचर ऑब्जर्वर होते हैं। ठीक है, थैंक यू। हिंदी में पेज नंबर कितना है बता दीजिए। 78 ऑनलाइन पूछा है 78 है पेज नंबर। 7 और 8 हाँ, स्पेशल इसका उपयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण में प्रश्न पूछने की क्षमताओं का विकास किया जाता है। ठीक है, शिक्षण में प्रश्न पूछने की भूमिका है, जैसे क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चनिंग स्किल। जैसे अब मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है तो बोलते हैं कि क्वेश्चनिंग भी एक स्किल होती है। जब भी टीचर को क्वेश्चन पूछता है ना, ऑटोमेटिक उसमें आंसर का हिंट छुपा हुआ होता है। ठीक है, और मान लो बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप उस क्वेश्चन को रीडायरेक्ट कैसे करोगे, फिर से कैसे, ठीक है, अरेंज करके पूछोगे ताकि बच्चे को समझ आ जाए। ठीक है, और हर अच्छा क्वेश्चन उसी को माना जाता है जिसमें हिंट छुपा हो। हिंट छुपा इन द सेंस कि आंसर का हिंट नहीं, क्या बोलना है, कि व्हेन पूछ रहे हो, कि हाउ पूछ रहे हो, कि व्हाट पूछ रहे हो, क्लियर हो। ठीक है, आप पूछ क्या रहे हो वो तो समझ में आएगा अपने बच्चे को, तो इसको बोलते हैं स्किल। तो उसके लिए भी साइमुलेशन का यूज करते हैं। जब साइमुलेटेड टीचिंग होगी, आप एज ए टीचर पूछोगे, है ना, कुछ क्वेश्चन पूछोगे स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले, प्रॉपर क्लास जैसी होती है, प्रॉपर आपको पढ़ाना पड़ता है अपना टॉपिक। ठीक है, हम लोग बैठते हैं तो सब हमने की हुई है, किया हुआ है, तो उसमें पूछते हैं ना, तो क्वेश्चनिंग जब आप बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बहुत एम्बिगुअस क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एम्बिगुअस का मतलब होता है एक क्वेश्चन के दो आंसर होना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो टीचर्स तो पकड़ लेते थे कि ये कैसा क्वेश्चन पूछे, तो समझ ही नहीं यार, क्लियर ही नहीं है क्वेश्चन, बच्चा आंसर कैसे करेगा। ठीक है, तो वो भी एक स्किल होता है, उसके लिए साइमुलेटेड टीचिंग काम आती है। ठीक है, आप रिहर्सल कर लेते हो पहले से। क्वेश्चन को एक सीक्वेंस से पूछना। ठीक है, सीक्वेंस, जैसे टॉपिक आपका सीक्वेंस में चलेगा वैसे आपकी क्वेश्चनिंग भी सीक्वेंस में होनी चाहिए। उसके बाद कक्षा शिक्षण के सामान्य व्यवहार, क्लासरूम टीचिंग के जो नॉर्मल नॉर्म्स है, आपको सीखना है क्लासरूम मैनेजमेंट। इससे जाते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्लास को अरेंज कर लेना चाहिए। जैसे मुझे करना चाहिए था, इधर सबको अलग अलग बिठाना चाहिए था, जो मैं बिठाती नहीं हूँ। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो कर लेना चाहिए। फिर पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना, वो करोगे। आप पढ़ाओगे ना साइमुलेटेड टीचिंग में, प्रॉपर पढ़ा रहे हो आधे घंटे की क्लास में, तो आप अपना सीक्वेंस में पढ़ाओगे, सीक्वेंस में है नहीं है। ठीक है, कुछ चीज आगे पीछे होगी तो टीचर्स बोलते थे, ठीक है, कि आपको ये पहले बिना डेफिनेशन दिए आप उस पे कैसे पहुंच गए। ठीक है, तो आप फिर से प्रिपेयर करिए, कल हम फिर से करेंगे, जिसका होता तो उसको बताया जाता था। ठीक है, पूर्व अभ्यास के लिए अवसर भी दिया जाता है। साइमुलेटेड टीचिंग शुरू करने से पहले बच्चों को टाइम भी दिया जाता है कि आप आपस में रिहर्सल कर लो, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, फिर आप आना क्लास में। इसको बोलते हैं साइमुलेटेड टीचिंग। सावधानियां क्या क्या बरतनी जरूरी है, कि ऑब्जर्वर का होना जरूरी है, नहीं तो सब हंसी मजाक अपने आपस में वो वैसा हो जाता है, सीरियस नहीं रहता है। एक ही टॉपिक पे सारे बच्चों को एक साथ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, मानो टॉपिक एक दे दिया, वो आपको पढ़ाना है, तो आप भी वही टॉपिक पढ़ाओगे, आप भी पढ़ाओगे, तो पता चलता है फर्क कि किसने कैसे पढ़ाया है ना, तो डिफरेंशिएट कर पाओगे आप। शिक्षण के अंत में जो वाद विवाद दिया जाए उसकी विशेषता निदानात्मक होनी चाहिए। ठीक है, जो एंड में आप ग्रुप डिस्कशन होगा क्लास के एंड में, वो ठीक है निदानात्मक होनी चाहिए, सॉल्यूशन होना। ठीक है, सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन पर्टिकुलर उस पे आपको पहुंचना चाहिए। यानी कि बहस ही होती रह गई और सॉल्यूशन कुछ निकला ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना था हिंदी 78 बोल रहे थे। और इसके साइमुलेटेड टीचिंग में ना छोटा सा एक लेसन प्लान भी बना लेते हैं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, वो भी बना लेना चाहिए पहले से। प्रेजेंटेशन भी तो इसी टाइप की होती है ना। वही समझ लो, आप प्रेजेंटेशन में पढ़ा के ही दिखाना है आपको। आप मुझे क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, अपने टीचर्स के आगे पढ़ाओगे तो बता देंगे पहले से, आपको जाना उसी फील्ड में। मैम नंबर भी तो लगाते हैं ना वो प्रेजेंटेशन में, तो वो भी तो बात बराबर है। साइमुलेटेड टीचिंग तो बस इंडोर जब बीएड कॉलेजेस में होते हैं ना, ये ट्रेनिंग के लिए कराई जाती है। एक एक्टिविटी होती है, मान लो पार्ट ऑफ आपका ट्रेनिंग होता है, उसमें कराते हैं। वो तो नंबर तब लगते हैं जब आप स्कूल में जब पढ़ाने जाते हो ना ट्रेनिंग में, और जब आपका फाइनल होता है 1 महीने 40 दिन पढ़ाने के बाद, जब लास्ट डे होता है जिस दिन एग्जाम होता है आपका, उस दिन प्रॉपर लेसन प्लान पीछे रखा होता है, आप पढ़ा रहे होते हो, जो ऑब्जर्वर आता है वो देखता है, टाइम देखता है,
टॉपिक देखता है कि यहाँ जो चल रहा है आपको वही वही होना चाहिए ब्लैक बोर्ड पे, जो लाइनें आपने एक्सप्लेनेशन में लिख रखी है वही होनी चाहिए। एक आधा अपने आप लेकिन हमने पूरा सोच समझ के तो अपना लेसन प्लान बनाया है ना। वो पीछे बैठते हैं, देखते हैं, नंबर लगाते हैं, रखते हैं, कहीं चले जाते हैं। तो वो थोड़ी टाइम वो देखेंगे ना कि आप वही कोई बात नहीं आप रिपीट कर रहे होगे, हो सकता है कुछ, तो वो देखेंगे ना कि जो आपने डेफिनेशन में लिख रखा है, जो एग्जांपल्स लिख रखे हैं, हाँ वो टॉपिक्स वही होने चाहिए। ठीक है, तो वो देखते हैं कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। आपने मतलब चार्ट वार्ट लिख रखे, चार्ट है या नहीं है, क्या है? ये तो सरदर्दी वाला काम है। नहीं तो यहाँ पे आपको नहीं है ना, जो रेगुलर पढ़ते हैं हम लोगों का हुआ था ये सब चीजें। नहीं तो टीचर का तो रेगुलर ही काम है ना ये। कौन सा? नहीं अरे ये बीएड कॉलेज में जब आप पढ़ रहे होते हो तो ही आपके एग्जामिनेशन का पार्ट होता है। इंटर्नशिप जब आप 40 दिन जाके स्कूल में पढ़ाते हो उसमें तो बहुत कुछ होता है। आप तो पहले घर बैठ के बना रहे हो। नहीं मैम देखा है हमने भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर आती है ना। हाँ नहीं वो तो ये कह रहे सर करती है तो आप तो मैम लोग वो वो सब थर्ड नहीं सेमेस्टर करते। में होगा ना वो। यहाँ भी जाते हैं तो 2-4 दिन जाते हो आप, सेकंड ईयर में जाते हो आप लोग, जाते हो एनुअल है हमारा। फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जाते हो, जाना तो है। मैम भेजेंगे। हाँ भेजते हैं हरियाणा के स्कूल में जाते हो। जाओगे तो गुरुग्राम वाले नहीं जाएंगे हमारा क्या है? जाएगा। वो भी तो हरियाणा से है। हम चल लेंगे। कोई बात नहीं, चलो चाहे जाओगे जब चले जाना, अभी सुन लो ठीक है। बस में चले जाना। चलो ये हो गया, तो साइमल्टेनियस टीचिंग यही होती है, समझ में आ गया ना आपको? इंग्लिश मीडियम वाले समझ में आ गया, कुछ अलग से करना है मैम एडमिट कार्ड कितने दिन पहले जाएगा? एक दिन ये आपने तो इररिलेवेंट क्वेश्चन डिस्कार्डेड, क्वेश्चन इज डिस्कार्डेड। अभी अभी हमने सिखाया है सो डिस्कार्डेड। एक दिन पहले हाँ रात में भी आ सकता है। का तो पता है, आईडी कार्ड का पता है, वो कॉलेज में मिलेगा जहाँ पे एग्जाम है। क्लास इधर देखिए, इंग्लिश वाले देखिए, इंग्लिश वाले में स्टेप में वो असाइनमेंट ऑफ रोल असाइन करते हैं ना, बच्चों का सीक्वेंस डिसाइड, पहले मैं टीचर बनूंगी, ये बनेगी ऐसे, ठीक है? उसके बाकी बच्चे बनेंगे ऑब्जर्वर बनेंगे, टॉस कर लेंगे जिसका पहले आएगा। हाँ कैसे भी डिसाइड तो करना है, ठीक है? सिलेक्शन एंड डिस्कशन ऑफ सोशल स्किल्स फॉर प्रैक्टिस, कौन सा टॉपिक है और कौन से स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है वो हम डिसाइड करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल, कैसे कौन जाएगा पहले कौन जाएगा बाद में, ऐसे। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक, जो ऑब्जर्वेशन में आप क्या क्या क्राइटेरिया लेके चल रहे हो। ऑब्जर्वेशन नहीं मालूम, ये टेबल बना के मैंने दे दी कि चलो आपको इसमें नंबर लगाने हैं, यहाँ पे नेम हो गया, इस बच्चे का नेम है, एक शीट बनी रहेगी ऑब्जर्वर, जो आपके टीचर्स बैठते हैं होते हैं ना 3-4 बैठे रहते हैं टीचर, तो आप किस किस चीज में, ठीक है? मान लो क्वेश्चनिंग स्किल है, क्वेश्चनिंग में आपको 5 आउट ऑफ कितने दे रहे हैं, ठीक है? एक्सप्लेनेशन में कितने दे रहे हैं, ठीक है? समराइज करो ना टॉपिक, इसके कितने नंबर दे रहे हैं, टीचर नंबर लगा रहे होते हैं पीछे बैठ के, ठीक है? नंबर लगाते हैं, आपको बताते हैं कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है? क्यों नहीं होता? इतना कॉन्फिडेंट नहीं तो फिर टीचिंग में तो बेटा बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए ऐसे। वो बस झूठ बोल रही है, उसको बहुत कॉन्फिडेंट है। जब तुम बच्चों के सामने नहीं है तो ऑडियंस के सामने लगता है ना, तो तुम देखो ही मतलब छोड़ के। पीछे टीचर बैठे रहेंगे ना उनको देखते जब हैं। बच्चों के सामने तो जब भी बोल लेते हैं उनके माँ बाप के सामने बोलना मुश्किल होता है जब वो देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन सब कुछ डिसाइड कर लो, तो पहला प्रैक्टिस सेशन से आप लोग आओगे पढ़ाओगे, ठीक है? ऐसे उसके बाद ऑल्टरिंग द प्रोसीजर, मान लो फिर भी चेंज करना है, किसी को मुझे दोबारा भी खुलवाना है करवाना है तो ऐसे भी हम कराते हैं। एडवांटेजेस पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? चलिए रोज टू प्ले आगे देखिए, नेक्स्ट टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग ये नया टॉपिक है। हाँ ये नया टॉपिक है, ये हो गया साइमुलेटेड एक्सपेरिमेंट है सिखाने के लिए, ये तो बहुत आसान है, साइमुलेटेड बहुत आसान है। समझ ही नहीं आता। क्लास एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम ये साइमुलेशन स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग जो आपने अभी पढ़ाया था ये इम्पोर्टेंट है? क्या कह रहे हो आप? मैम आपने जो अभी क्वेश्चन साइमुलेशन ऑफ ठीक है, टीचिंग शॉर्ट पढ़ाया है। नोट में आता है, लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके मैम। ठीक है? शॉर्ट नोट में आ सकता है, ठीक है? शॉर्ट नोट ब्रेनस्टॉर्मिंग ये सारा शॉर्ट नोट में आएगा। नहीं क्वेश्चन साइमुलेटेड का कह रही हूँ मैं, साइमुलेटेड थोड़ा शॉर्ट में आने के चांसेस होते हैं, बाकी इसमें भी है टॉपिक जो आएंगे।
ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग नाम सुना होगा आजकल, तो ये वर्ड बहुत कॉमन है। एकदम दिमाग में एक ही टॉपिक पे ना बहुत सारे आइडियाज जनरेट करना। हाँ, आइडियाज जनरेट करना। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है लॉन्च किया किसी कंपनी ने, उसकी मार्केटिंग करनी है सपोज, ठीक है? तो मैंने मीटिंग ली और मैं सबसे आइडियाज लूंगी कि इसकी मार्केटिंग कैसे करें जो बाकियों से डिफरेंट हो। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे होंगे ऑलरेडी, कोई भी ब्रांड हो, ऑयल का हो, सोप का हो, हजारों पड़े हो, कोई भी खाने की बिस्किट भी हो, मिक्सचर भी हो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो। ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल, पर हमें नए आइडियाज जनरेट करने हैं। एंड ऑन द सेम प्रोडक्ट, एक ही टॉपिक पे बहुत सारे नए आइडियाज, न्यू आइडियाज जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। अब बच्चों के लिए कैसे? बच्चों के लिए जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हो ना, उससे रिलेटेड चीजें बच्चा बोले। ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग जो बच्चा सोच रहा है। यहाँ पे वो तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया प्रोडक्ट वाली बात। बच्चों के लिए कैसे रिलेटेड है? बच्चों को एक टॉपिक देंगे, बच्चे अपने अपने आइडियाज व्यूज शेयर करते हैं उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आइडियाज। ठीक है, आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसकी विशेषताएं क्या है? आइडियाइजेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेम हो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली से, प्रॉब्लम की फॉर्मिंग क्वेरी ट्रेनिंग मॉडल जैसे थी ना, उसी टाइप की होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें हम प्रॉब्लम की तरह बच्चे को समस्या का समाधान करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, और बच्चे को दी जाने वाली समस्या के ऊपर जो बच्चों का विचार आ रहा है ना, उसमें विचार विमर्श करते हैं। ग्रुप डिस्कशन का, तब आपने सॉल्यूशन बताया, आपने सॉल्यूशन बताया, फिर उसमें हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा इरेलेवेंट दे रहा है या गलत सॉल्यूशन दे रहा है तो उसको रोकते हैं, उसको सही करते हैं, एनालिसिस करते, बताते हैं आपकी यहाँ पे गलती है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, और विशेषता क्या क्या है? स्वतंत्र एक वातावरण देना चाहिए बच्चे को ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, ताकि अपने आइडियाज को फ्री होकर बता सके, डरे ना। वो सोचेगा कि गलत होगा, मैम टाकेंगे तो बोलेगा ही नहीं ना अपने आइडियाज, वो बोल ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रीडम वाला माहौल होना चाहिए, सृजनात्मक विकास, ठीक है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। समूह में विचार श्रृंखला सहायता करती है। समूह में ग्रुप डिस्कशन, विचारों की श्रृंखला, एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, ठीक है, इस तरीके से बात निकलती जाएगी, टॉपिक शेयर होता जाएगा। जब ग्रुप में अपने विचार बच्चे प्रकट करते हैं तो अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की भावना का विकास होता है। जब 10 लोगों के सामने आप बोलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा पॉइंट उनसे अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, आजकल तो जीडी को इनका वगैरह है, जो अच्छे स्कूल है ना, वो तुमसे कोई नहीं कंटेंट का सवाल पूछ रहा है, कोई कुछ जाता है ना, सेम नेबर है, फ्रेंड है, बात करते हैं तो बताते हैं कजन वजन है, तो जाते हैं तो पहले तो एक तो उनका क्वेश्चन होता है पेडागोजी, सीडीपी, इनसे रिलेटेड होता है। वो नहीं पूछते इसका सवाल तुमसे मैथ, साइंस और इंग्लिश का, सीडीपी उससे ही पता चल जाएगा लैंग्वेज तुम्हारी कैसी है, हिंदी या इंग्लिश, इसमें भी तुम लिख रहे हो तो लिखने के उससे ही पता चल जाता है नॉलेज कैसी है। उसके बाद से अगर वो आप क्वालिफाई करते हो तो सीधे आपको ग्रुप डिस्कशन में डाल देते हैं। उसमें जितने भी इंटरव्यू देने के लिए आए होंगे कैंडिडेट्स, सबका एक टॉपिक दे देंगे, बोलिए, शुरू हो जाइए। इसमें आप जितना फियरलेसली, ठीक है, जितना कॉन्फिडेंटली उस टॉपिक के ऊपर जितनी भी आपकी डेप्थ नॉलेज होगी आप एक्सप्लेन करोगे, ये सब देखते हो वहाँ पे। अगर आप लोग 10 के बीच में अननोन लोग बैठे हैं, वहाँ पे सीनियर्स बैठे हैं और आपके कैंडिडेट्स बैठे हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं साथ में, उनके सामने अगर आप व्यूज क्लियरली बोल सकते हो, कर सकते हो, तो क्लास में तो ऑब्वियसली बोल ही लोगे। समझ में आ रहा है? तो ये वो सब चीज देखते हैं, वो सब चीज देखते हैं। जो पढ़ के आया तो थोड़ी तो नॉलेज हो गया, इसको नहीं है, नहीं है तो पढ़ लेगा, लेकिन सबसे पहले जो आता है उसको प्रेजेंट करना 10 के सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब स्कूल तो ऐसे ही चलते हैं, वो तो है ही ऐसे भी हाई फाई। प्रेजेंटेशन जहाँ गलत हुआ पेरेंट के सामने, वो तो बोलेगा कैसे टीचर रख ली, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है आजकल। गवर्नमेंट को छोड़ के हर जगह फूक के घर रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। रिजल्ट तो चाहिए। देखो सर्वप्रथम क्या करना है, स्टेप्स देखिए हिंदी वाले बच्चों 81 पेज पे स्टेप्स देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के। सर्वप्रथम समस्या का नियोजन करें, ठीक है, प्रॉब्लम ढूंढिए जिसके ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करानी है। फिर इन उप समस्याओं का चयन करिए जो समस्या से रिलेटेड है, सब टॉपिक्स, ठीक है, टॉपिक हो गया सब टॉपिक्स। फिर उन विचारों अथवा साक्ष्यों पर विचार करें जो समाधान में सहायक हो सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें आपको हेल्प कर सकती है उस पर डिस्कस करना है। आंकड़ों के संभव साधनों का चयन करें, डेटा आपको कहाँ से मिल सकता है, ठीक है, संबंधित आंकड़े संकलित करें, रिलेटेड डेटा को गैदर करना, ठीक है। उन विचारों का चयन करें जिनसे समाधान की ओर अग्रसर होने की संभावना है। उन विचारों का चयन करें जो विचार बच्चे दे रहे हैं, ऐसे विचार, ऐसे सॉल्यूशन लो जो आपको हेल्प करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में।
समस्या का अंतिम समाधान का निर्णय ले, फाइनल सॉल्यूशन इसका क्या आएगा। यदि उससे कोई उप समस्या पैदा हो तो उस पर विचार करें, मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन आया उससे रिलेटेड कुछ और क्वेरी आ गई तो उस पर भी विचार करिए, उसको सॉल्व करिए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग। लॉस क्या क्या है? सत्र आरंभ करने से पहले समूह के समस्या का कथन क्या। ऑब्वियसली आज मान लो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रख रही हूँ आपकी क्लास के लिए, अपनी क्लास के लिए, तो मैं टॉपिक तो बताऊंगी ना पहले, ऑब्वियस सी बात है, पहले मैं आपको प्रॉब्लम या टॉपिक दूंगी, उस पे ही तो विचार विमर्श होगा, ठीक है। तो टॉपिक पहले बताना, नए वो मौलिक विचार व्यक्त करने के लिए मोटिवेट करना, नए विचार होने चाहिए, आपके अपने व्यूज होने चाहिए, कहीं से पढ़ा हुआ घिसा पिटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सभी विचारों की प्रशंसा की जानी चाहिए, ठीक है। हो सकता है मेरे बच्चा थोड़ा बहुत गलत हो, लेकिन एकदम से डिस्करेज करोगे अगली बार बोलेगा ही, ठीक है। तो उसको थोड़ा मोटिवेट कर दो, ठीक है बेटा आप सही बोल रहे थे पर यहाँ पे ऐसे गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करिए और अच्छा बोलिए। उसके बाद सत्र में आलोचना की अनुमति नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की जो आलोचना करने लगता है, अरे इसने तो रिपीट कर दिया, उसने गलत बोल दिया, ठीक है। तो आप एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर पहले ही बोल दीजिए इसकी परमिशन नहीं, आपको बस सुनना है, क्रिटिसिज्म क्वेश्चन पूछ लो, इंटरजेक्शन ठीक है, वो कर सकते हो, आलोचना नहीं कर सकते। आजकल तो कर देते हैं ना, टांग खींचने लग जाते हैं बच्चे ही वही तो बोल रहे ना, टीचर का ये रोल है, मना से कुछ नहीं होता, पहले फोन करके दिखाना पड़ता है। टीचर का रोल वही है कि आप रोक सको इस चीज को। समस्या का केवल एक ही केंद्र बिंदु लेना चाहिए, एक पॉइंट ही लो, आप ज्यादा इधर उधर भटकोगे ना फिर आपका सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा, एक से टॉपिक वो निकलता जाएगा, उससे वो निकलता चला जाएगा, फिर आपका मुद्दा है ना उससे भटक जाओगे। एक ही तरफ चलना चाहिए, बिल्कुल एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके चलिए। डिस्कशन अध्यक्ष, अभिलेखाकार और प्रक्रिया निरीक्षक का चयन किया जाना चाहिए, कौन ऑब्जर्वर होगा, कौन लीड करेगा, ठीक है, कौन किसको बोलना है, ये सब पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। समूह के सदस्यों को उनका उत्तरदायित्व बता देना चाहिए, जिसको भी आपने ऑब्जर्वर बनाया है, जिसको भी बनाया है, ऑर्गेनाइजर बनाया है, उनकी ड्यूटीज आप पहले बता दीजिए। सत्र खत्म होते ही आपको एक सॉल्यूशन पे पहुंचना है, तभी फायदा है ना सेशन का, क्या फायदा है एंड में आपस में लड़बड़ ने तेरा गलत सॉल्यूशन पे पहुंचे नहीं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं है। तो मैम संविधान सभा में हुआ था, सारे टॉपिकों पे चर्चा हुई थी, फिर आखिरी में जाके उसको जो टॉपिक पे निकला उसको रख दिया संविधान में, सारे टॉपिकों पे ही तो हुई थी चर्चा, बहुत लंबी चर्चा हुई। हां तो टॉपिक्स भी तो बहुत सारे हैं, ठीक है। लाभ क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, इस तरीके से पढ़ने में है ना, साथ में बैठकर डिस्कशन करने से बच्चों का उस टॉपिक के लिए इंटरेस्ट बढ़ता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। नए विचार, निष्कर्ष और चिंतन निकल के आते हैं, समस्याओं के नए समाधान ढूंढने में सहायक होता है, ठीक है। क्लियर? इंग्लिश मीडियम वाले समझाऊं या हो जाएगा? एक तो मैम आ गया ना? मैम इसमें डिसएडवांटेज भी लिखिए हमारे। हाँ तो लिखिए डिसएडवांटेज, टाइम टेकिंग जाती है डिसएडवांटेज। और चलिए इसके बाद आते हैं लेक्चर मेथड, ये सबसे आसान है लेक्चर मेथड, जिंदगी भर यही करना। हाँ यही करना है, यही कर रहे हैं लेक्चर मेथड। टीचिंग एक्सप्लेनेशन है ना, एक्टिविटी रोज रोज थोड़ी कराओगे, एक्सप्लेनेशन तो करना ही है, दैट इज लेक्चर मेथड। इसके अपने मेरिट है, डिमेरिट है, मेरिट तो है ही भैया, इसको तो मेरिट चाहिए ही, बिना लेक्चर के तो समझाओगे कैसे, तो ऐसे पार्ट ठीक है, पर बहुत ज्यादा हो यही वाली तो बोरिंग हो जाती है, थोड़ा चेंज कर देते हैं स्कूल में लेक्चर में। मुझसे ज्यादा कॉलेज में है ये। लेक्चर मेथड देखिए, देखो लेक्चर मेथड सबको बताइए, जो एक्सप्लेन करते हैं ना उसको बोलते हैं लेक्चर देना, हम सबको बोलते हैं लेक्चर मत दो, लेक्चर सबको पता है क्या होता है। मेरिट डिमेरिट पे आते हैं, बंद कर दे, ये ऑप्शन नहीं है। नींद आ रही है मुझे। नहीं गर्मी लगने लग जाएगी। अच्छा देखो मेरिट क्या है, देखो इधर ये टीचर्स के लिए इजी मेथड होता है, लेक्चर मेथड बोल के समझाना आसान है, ठीक है। इससे आप अपना सिलेबस जल्दी खत्म कर सकते हो, ठीक है। और क्या फायदा है, इस विधि में अधिक सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, लेक्चर मेथड में आपको बहुत ज्यादा टीचिंग एड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, कम टीचिंग एड्स के साथ ही हो जाता है, टाइम से सिलेबस खत्म हो जाता है। फिर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, ठीक है, बच्चा भी सुनता है तो वो भी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलना है, ये सब चीजें सीखता है।
बालकों को इंद्रियों के प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त होता है। सेंसेस की ट्रेनिंग, सुनना, ठीक है, सुन रहा है तो सेंसेस की ट्रेनिंग है। और सक्रियता व सजगता बनी रहती है। बोल रहे तो बच्चा सुन रहा होता है। हाव भाव, स्वर, अंग संचालन। आप अपने लेक्चर मेथड को भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो वॉइस मॉड्यूलेशन रखो, थोड़ा ह्यूमर ऐड करो, ठीक है, नहीं तो बोरिंग हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये डिमेरिट क्या है? इसमें बच्चों के इंटरेस्ट का कोई ध्यान रख नहीं रहे, ठीक है, कंटिन्यूअस में बोलते जा रहे हैं जो बच्चों के लिए कहीं से भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बोरिंग होता है। डिमेरिट में आ रहा है, ठीक है, बोरिंग होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन है नहीं, बच्चा तो पैसिव करके सुना जा रहा है बस, ठीक है। तो ये है इसमें रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। एक्सप्लेन मैं कर दिया, आप याद कर लो, ऐसा होता है, ठीक है। ज्यादातर अध्यापक और छात्रों के मध्य कोई विशेष अंतक्रिया नहीं होती, कोई इंटरेक्शन नहीं है ना। लेक्चर मेथड में एक तरफा बोला जाता है। ऑनलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन नहीं होता। हाँ, तो ऑनलाइन में क्या करोगे, कोई ऑप्शन तो नहीं है ना। ऑनलाइन में माइक म्यूट अनम्यूट करके बटन को सामाजिक समायोजन आदि गुणों का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। सामाजिकता क्या होता है? सोशल स्किल, जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तो वो सब इसमें है ही नहीं। तो ये है लेक्चर मेथड की मेरिट डिमेरिट। अब आप बताओ लेक्चर मेथड वाला आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ज्यादातर पढ़ाना ही पड़ता है। तो इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? इफेक्टिव कैसे बना सकते? टीचर पे इंटरेक्शन करते रहो, क्वेश्चन आंसर पूछते रहो, ठीक है, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन रखो, थोड़ा ह्यूमर ऐड करो अपने लेक्चर में, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। गा लो, नहीं गा सकते क्लास में, ठीक है, स्कूल से बाहर कर छोटा छोटा लो टॉपिक, ठीक है। नहीं देखो, टॉपिक अपना छोटा रखो। देखो क्लास 40 मिनट्स की क्लास है ना आपकी, छोटा टॉपिक करो, फिर बात करो, बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछो थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट पे आओ, ऐसे करो, बीच में इंटरेक्शन करते रहो। पहले क्वेश्चन आंसर पूछ लो, फिर सुनाओ। एक्सक्यूज मी मैम, एग्जांपल्स होने चाहिए, ये सब चीजें हैं लेक्चर में। एक एक्सक्यूज मी और मैम, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन होता है, देखो क्लास, डेमोन्स्ट्रेशन लास्ट है, देखिए डेमोन्स्ट्रेशन होता है किसी चीज को करके दिखाना कैसे किया जाता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन। मैम इसके बाद भी है। हाँ, एक और टीम टीचिंग ना। टीम टीचिंग अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट में कर लेंगे। ये सबसे ज्यादा हम करते हैं, क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा हम करते हैं, करके हम बताते हैं ना। हाँ, फिजिकल एजुकेशन में। जब तक करके दिख जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें कोई भी चीज, ठीक है, इसमें कोई भी चीज हम करके दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे किया जाता है। इसका बोलते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि साइंस वगैरह में एक्सपेरिमेंट पहले टीचर करके दिखाता है, फिर बच्चे करते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, तो इनमें ज्यादा होता है। और छोटे बच्चों के लिए भी होता है, सबके लिए होता है। करके दिखाओ तो बच्चों पे इंटरेस्ट आता है, कैसे करते हैं। इसको साइकोलॉजिकल एक मेथड भी बोला जाता है, जो अच्छा होता है। दोष क्या है? दोस्त मैम थक जाएगा टीचर, सारे पीरियड में कराता रहेगा तो बच्चे क्या करेंगे, टीचर ही करेगा। क्यों? ये खाली स्किल्स पे फोकस करता है। ये खाली स्किल्स पे फोकस करता है, नॉलेज पे नहीं करता, क्योंकि कैसे करना है ना, स्किल पे ज्यादा फोकस है। सबसे अच्छी चीज यही है, स्किल ही काम आते हैं। नहीं, वो तो है, ज्ञान तो बांटना है, चलते लाना। नहीं स्किल्स तो चाहिए। देखो कोई प्रोफेशनल में जाना है ना आपको, तो चीज पर्टिकुलर कैसे करनी है आपको आना चाहिए, और करके सीखते हैं तो याद भी रहता है, ठीक है। ये सब मैरिज ऐसे एक स्कूल है सामने, मतलब उन पे फीस नहीं देनी पड़ती, और जो रीयूज वाली चीजें होती है ना बच्चे, उसको मतलब जो चीजें बेकार होती है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। हाँ। तो वो चीज लेके जाना पड़ता है फीस के तौर पे आसाम में आई वाले स्कूल, और हाँ, पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी दी जाती है। हाँ, हाँ। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, फी की जगह उसको यूज हाँ, करो। या मेरे साथ बताने का वेस्ट हेलो चीजें लेके जाने जैसे हो जाएगा अपन ये स्टार्ट किया फीस के एक्सक्यूज मी मैम, टीम टीचिंग, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। स्किल वगैरह भी अरे जैसे दिल्ली में भी था, Excuse me, ma'am. आप लेके जाओगे तो 1 किलो चावल एक्सक्यूज मी मैम, लास्ट टॉपिक देखिए, टीम टीचिंग, बस खत्म है ना, सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। टीम टीचिंग
87 टोली शिक्षण बोलते हैं सब कुछ हमारे में कहाँ है इसमें मैम 5 होगा। टीम टीम टीचिंग होता है देखो, ग्रुप में टीचिंग मतलब टीचर्स का ग्रुप, ऐसे नहीं तो सब्जेक्ट देखो, जैसे साइंस का टीचर में ना फिजिक्स का टीचर अलग होता है, केमिस्ट्री का बायो का अलग होता है, तो आप सब्जेक्ट तो साइंस ही पढ़ा रहे हो, तो एक दूसरे से रिलेट करके कि आपका कौन सा पीरियड है, कितना पीरियड अलॉटेड है, ठीक है, आपका कहाँ पे चल रहा है सिलेबस, मेरा ये चल रहा है, ऐसा साइंस लैब है, प्रैक्टिकल करवानी हो तो रिलेट करके, तो टीम टीचिंग बोलते हैं। यूनिट वाइज बांट लिया यूनिट वाइज बांट के पर रिजल्ट तो बच्चा का साइंस का ही आएगा, तो साइंस में इतने हैं, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं टीम टीचिंग। एसएसटी में ज्योग्राफी वाला अलग होगा, ठीक है, पॉलिटिकल वाला अलग होता है, हिस्ट्री वाला अलग होता है, तुम लोग ऐसे ही हो। हाँ मैम इसकी फिर टीम टीचिंग हो जाएगी तुम्हारी, अच्छी है नहीं, अगर डिग्री भी है किसी की तो बायोलॉजी अच्छी होगी, ठीक है, किसी की फिजिक्स अच्छा होगा, वो तो देख के पता चलेगा पढ़ा के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टीम टीचिंग, बोलने में क्या जा रहा है? टीम टीचिंग। किसी की ड्राइंग अच्छी होगी, कोई कलर अच्छा कर देगा, कोई डांस अच्छा देगा। टीम टीचिंग के बेनिफिट्स क्या लग रहे हैं आपको? सारा काम टीम टीचिंग में शिक्षक का बोझ हल्का होता है ना, एक साइड का टीचर सारा पढ़ाएगा तो अपने एक्सपर्ट जो है अपना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ना सीखने से बच्चों को, पढ़ाना सीखने से बच्चों को लाभ होता है, ये पढ़ाना सीखने से ऐसा भी होता है ना, नॉलेज भी अलग-अलग, कई बार एक टीचर से पढ़ के बच्चा बोर भी हो जाता है। पढ़ाने सीखने से बच्चों और को एक्सपर्ट लाभ है ना, मेनली जैसे पीजी में तो जाके बदल जाता है ना, जो बायो वाला है वो तो फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है, केमिस्ट्री तो पढ़ रहा है, फिर भी फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है, फिजिक्स वाला बायो नहीं पढ़ रहा है, इसने फिजिक्स छोड़ रखी है, तो एक्सपर्ट पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे, वो होता है, हमारे ठीक है। ऐसा ही होता था हमारे कॉलेज में, स्कूल में भी ऐसा ही होता है। टीम टीचिंग के उद्देश्य क्या है? जो टीचर है ना उसकी मतलब बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड करना हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और मैम रुचि के हिसाब से भी पढ़ाएगा ना। बिल्कुल, अध्यापकों की रुचि हो, हाँ टीचर को भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए, बायो वाले को जबरदस्ती तुम फिजिक्स पढ़वा रहे हो, है ना, फिजिक्स वाले से जबरदस्ती बायो पढ़वा रहे हो, तो वो होता है। मैम एक टीचर को अगर मैम 2 में इंटरेस्ट है तो फिर ये इसका दो तो पढ़ा ही सकता है, बायो वाले को केमिस्ट्री तो हमेशा ही रहता है, नहीं, मगर इंटरेस्ट एक में ही है तीनों पढ़ा देगा और क्या। नहीं अब बहुत स्कूलों में तो छोटे छोटे स्कूलों में तो एक ही जैसा पढ़वा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं। 10 तक तो एक ही टीचर पढ़ाता है। हाँ मोस्टली पढ़ाते ही है, बहुत सब स्कूलों में अभी तक नहीं हुआ है, बहुतों में आप अभी देखोगे एक ही पढ़ा रहे गवर्नमेंट हैं, में तो एक ही पढ़ाता है, 10th में एक ही पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में भी बहुतों में एक ही पढ़ा रहे हैं, 10 तक से एक ही टीचर पढ़ाता है। पर अच्छे स्कूलों में कर दिए हैं, बहुत जगह पे डिवाइड है, 9th से कर दिए 9 से कर दिए, और गवर्नमेंट में ऐसा नहीं। ठीक है। तो टीम टीचिंग आप पढ़ेंगे, इसमें कुछ नहीं, जो टीचर्स का ग्रुप है ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड टीम टीचिंग, ठीक है। उसमें कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए, तो बच्चों को एक्सपर्ट नॉलेज मिल रही है, ठीक है, बच्चों के लिए भी अच्छा है और टीचर के लिए भी अच्छा है, एक पे बर्डन भी नहीं पड़ता, वो शेयर और करके मैम सिलेबस भी टाइम पे खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बर्डन भी नहीं होगा, सबका अपना डिवाइडेड रहेगा तो हो जाएगा। एक कोई पूरा पढ़ाना है तो हाँ, और एक को कितना पढ़ा लेगा, 2-2 पीरियड मिलेगा तो भी बर्डन है ना, तो वो हो जाता है। ये बुक किसकी थी? आपकी? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए। मैम आपने स्टार्टिंग में करा स्टार्टिंग में, ठीक है, याद है। मैम यस काफी बोलिए, कुछ बोल रहे हो ऑनलाइन बच्चे? यस मैम, मैम मैं ये पूछ रही थी, ये जो आपने लेक्चर मेथड करवाया था ना, हाँ जी हाँ जी। हाँ उसमें ये जो विशेषताएं और उद्देश्य दिए हुए थे वो नहीं करने, इट मीन्स देखो लेक्चर में क्या होता है बताना है, ठीक है, कैसे करते हैं और उसके मेथड मैरिज से मैरिज करना है, मैम नहीं करना है, मेरिट करना है। तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, करने हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके मैम। हम लोग जाएंगे अभी पढ़ाओ। हम लोग चलेगा तो ही है वो, ये वाले एक दो टॉपिक है, वो सब फिर शुरू हो जाएगा। तो यही लेके आया। बी वाला कौन सा सिलेबस है? बी वाला क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, वो ये बुक तो लाए नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी, सुन लेना।
थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, मुझे पता नहीं अकेले यहाँ बैठते हैं। अब बोल के क्या करोगे, आप तो पढ़ी लो ना आगे के लिए। आगे के लिए, चलो आगे के लिए बोल रहा हूँ। तो बोलोगे तभी तो कि फिर मैं अकेले क्या करूँ बैठ के? नहीं, वो भी है ना, वो जा रही है, जा रही है। क्या इम्पोर्टेंट आप में तो प्रोग्राम में हो भी नहीं। बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। देखिए मेरे को